हाँ जी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आपके आ रहे थे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, एचएसएससी ऑफिस में जाओ, चेयरमैन साहब से बात करो। तो बड़े प्रयास के बाद आज चेयरमैन साहब ने टाइम दिया है और मिलने आए हैं। सबसे पहले तो टाइम देने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आपने भी तो टाइम दिया। सर जी, स्वागत है आपका नॉलेज टीवी देसिता ऊपर। आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते और उनका भी स्वागत है। सर जी, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो उसी मामले में आपसे मिलने आया हूँ। तो क्या आप तैयार हैं तड़कते भड़कते सवालों का जवाब बिल्कुल देने? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। सर, बहुत सारे लोगों ने पहले डिमांड करी थी, या कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन्होंने डिमांड करी थी कि सिलेबस फिक्स होना चाहिए। आपने उसके लिए स्टेप उठाया और आज कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज देखने को मिली और सिलेबस नोटिफिकेशन में डाल दिया गया है। उसके लिए आपको भी बधाई सर, सभी बच्चों की तरफ से। थैंक यू। सर, आपने स्टेप तो उठाया लेकिन अब भी इसके अंदर बहुत कमी है। जैसे कि आपने किसके अंदर एटसेट्रा शब्द ऐड कर दिया, यानी कि इसके अलावा भी जो भी बच गया वो भी हो सकता है। एटसेट्रा तो कोई लिमिट ही नहीं रहना सर सिलेबस की। यदि एनटीए जैसे पेपर बनाएगा वो कुछ भी डाल देगा, बाद में बच जाएंगे कि ये आपने अलग से कर दिया, ये तो लिखा ही नहीं था। तो आप या आपकी टीम या एनटीए बोलेगा भाई हमने तो एटसेट्रा लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि भाई यदि कोई नया कुछ आता है तो वो भी उसके अंदर काउंट है। तो एटसेट्रा शब्द लिख के लिमिट नहीं रही जी सिलेबस की। नहीं, ऐसा नहीं है कि लिमिट नहीं रही। वो एक लिटिगेशन से बचने के लिए है कि एक्स्ट्रा लिख के कोई ये नहीं कहा कि अब इसका पूरा का खोल दिया कि पूरा वर्ल्ड के लिए नॉलेज होगी उसमें। कई चीजें क्या होती हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा है वो जनरल नॉलेज का भी है, अवेयरनेस का भी है, करंट अफेयर भी है वो। तो आप उसको किस उसमें लेके जा रहे हो, कौन से मॉडल में लेके जा रहे हो, कौन से कॉलम में लेके जा रहे हो। अगर हमने उसको पूछ लिया तो फिर कहेंगे ये तो क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का है, ये करंट अफेयर का नहीं है। कोई चीज आज जो करंट अफेयर है कल वो हिस्ट्री बन जाएगी, अगले दिन वो कुछ और बन जाएगा। तो इसलिए इस लिटिगेशन से बचने के लिए ये सबक डालना है। कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए पूरा ओपन ही कर दिया मैदान की कि कुछ भी पूछ सकते हैं। वो जो सिलेबस डालना है वो मैक्सिमम वही पूछा जाएगा। सर, इसके बाद बहुत सारे बच्चों की डिमांड ये आई थी और पहले भी रही है कि पैटर्न भी डिसाइड होना चाहिए कि मैथ के इतने पर्सन आएंगे, हिंदी के इतने पर्सन आएंगे। तो सर वो कहीं ना कहीं कमी इसके अंदर दिख रही है। चलो, हमारा एक प्रयास है कि हम सिलेबस में तो सफल हुए हैं। रहा उसको अंकों में बांधने की बात की, साइंस के इतने क्वेश्चन आएंगे, मैथ के इतने क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के इतने क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए एक तो एग्जामिनर को पेपर सेट करते समय बहुत सी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ जाएगी। और दूसरे नंबर पे, अगर हमने कहा कि मैथ के 7 क्वेश्चन आएंगे, किसी वजह से वो क्वेश्चन 6 हो जाए, 5 हो जाए, या वो 7 8 या 9 हो जाए, इसी बात को लेके बच्चे कोर्ट में चले जाएंगे कि इन्होंने तो 7 क्वेश्चन कहा था, आ गए 9 क्वेश्चन। हम्म। तो इसलिए हम इनको अंकों में नहीं बांध सकते। और हमारा ये पहला प्रयास है। जैसे कि आप लोगों के सुझाव आएंगे, कैंडिडेट के सुझाव आएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आएंगे, तो अभी गुंजाइश है कि हम इसमें संशोधन कर सके। और सर, जैसे अभी आपने बताया कि कानूनी पचड़े में ना फंसे भर्तियां, इसलिए आप ये लिमिट में नहीं बन रही, नंबरों की लिमिट में। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। सर, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो भर्तियां कराते हैं, एसएससी का मैंने अभी आपको दिखाया ही था, और भी बैंक की कोई भर्ती आती है तो उनमें हर चीज डिसाइड होती है कि 25 नंबर का ये आएगा, 10 नंबर का ये आएगा। तो सर एचएसएससी भी ये चीज कर सकती है। चलो, अभी आपका सुझाव है ये, पर एचएसएससी ने इस पैटर्न को और सिलेबस को बिल्कुल निर्धारित नहीं किया। जो सीईटी का नोटिफिकेशन है या टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो सरकार ने निर्धारित किए हैं। और ये जो बात आपने की है, तो हम अभी देख लेते हैं। अ, पहला सीईटी है हमारा एक्सपेरिमेंट के तौर पे। सर,
लगभग पब्लिक को पता है कि ये डिसाइड आपने नहीं किया, आपने प्रयास किया था कि ये होना चाहिए, बच्चों की डिमांड आ रही थी। और अब पब्लिक डीलिंग जो होती है ना सर, वो छवि आपकी दिखती है। यदि आप कुछ भी अच्छा होगा तो चेयरमैन साहब अच्छे हैं, यदि गलत होगा तो चेयरमैन साहब गलत हैं। ये तो बात आप है ही। रिक्वेस्ट कर सकते हैं सरकार से, भाई हाँ ये हाँ, चीजें आ रही है मेरे पास। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमने की भी है। हम्म, कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, हम सारी हाँ जी। बता भी नहीं सकते कि हम भाई किन किन विषयों पर सरकार के साथ क्या क्या डिस्कस हुई है। हम्म। एक सर अगला सवाल है, जैसे अनमैरिड सिस्टर है और वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो क्या उसके परिवार के किसी सदस्य को नो जॉब के नंबर मिलेंगे? अनमैरिड सिस्टर हो। नहीं, अब सिस्टर चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, आपने अगर नॉन जॉब का अनेक्सर जो है या वो एफिडेविट सेफ है उसकी, अगर आपने वो बड़े ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें कहीं भी सिस्टर शब्द लिखा हुआ ही नहीं है। आप तो अनमैरिड की बात कर रहे हो, मैरिड या अनमैरिड दोनों पे सिस्टर ही ही नहीं है। सिस्टर शब्द ही नहीं लिखा हुआ है। सर अभी जैसे पीछे डीवी हुई थी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी, तब पटवारी के साहब या तहसीलदार के पास बच्चे जा रहे थे, तो सिस्टर की भी वो पूछ रहा था। बच्चे उसको अनेक्सर दिखा रहे थे, लेकिन तहसीलदार उसको, जो आपका एक बार न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी, वो दिखा रहा था उसमें, क्योंकि सिस्टर सब ऐड ऐड कर दिया था। कहीं ना कहीं तहसीलदारों के पास ये नॉलेज नहीं है जी, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं जी। देखिए ऐसा है, कोई अगर तहसीलदार ने कुछ कहा है या कई बार डीवी के बाद या फॉर्म भरने के बाद नॉन जॉब की कंडीशन उसकी फुलफिल हो जाती है और हम मानते हैं या डीवी के टाइम तक आपके घर में नॉन जॉब नहीं होनी चाहिए, तो सीआईडी की या विजिलेंस की रिपोर्ट क्या आएगी, किसके घर में नौकरी है, हम्म। कि ये लड़का मिलिट्री में भर्ती हो गया। हमने स्टेटस क्या देखना है, डीवी तक का। हम्म। तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि तहसीलदार क्या रिपोर्ट कर रहा है, हम्म। हमारी शर्तों पे खरा उतर रहा है नहीं उतर रहा है, तो हम तो उससे उसकी योग्यता निर्धारित कर रहे हैं। अगर उसने सिस्टर शब्द भी कह दिया कि इसकी सिस्टर नौकरी पे लगी हुई है, तो हम्म। हम इसको बिल्कुल भी अयोग्य नहीं करते कि तहसीलदार ने कहा है। ठीक है, मतलब आप उसका सिस्टर सब नौकरी पे है तो कोई दिक्कत उसको नहीं आती अपने बच्चे को। नॉर्म्स के हिसाब से ठीक है, चलते जो हो। हमारा अनेक्सर है उसके हिसाब से हम उसको योग्य मानेंगे। यहीं पे सर अभी डीवी डेट की बात करें हमने, कोई भी क्वालिफिकेशन होती है, एलिजिबिलिटी होती है किसी भर्ती की, तो हम उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक काउंट करते हैं कि उसकी योग्यता हो गई या नहीं हो गई है, उम्र हो गई या नहीं हो गई। लेकिन जब नो जॉब की सर्टिफिकेट की बात आती है, तो डिपार्टमेंट डीवी की जो पहली डेट होती है उस दिन काउंट करता है कि आज बच्चे के घर में जॉब है या नहीं है। तो सर वो चीज भी आप फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक काउंट क्यों नहीं कर रहे हो? ये बहुत सारे बच्चों की नहीं, प्रॉब्लम है जी। इसमें ऐसा है, फॉर्म भरने और परीक्षा डीवी लेने तक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। हम्म। किसी भी व्यक्ति के सामाजिक जो मापदंड है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, तो हम्म। इसलिए ये डीवी की डेट रखी है। और डीवी का क्या मतलब है वैसे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हम्म। कौन से डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन, जो उसने फॉर्म फिल करते हुए लगाए थे, हम्म। जो उसकी कट ऑफ डेट थी उससे पहले के जो उसने अपलोड किए फार्म के साथ, हम्म। उनकी वेरिफिकेशन करते हैं। हम्म। तो सर एक बच्चे ने फॉर्म भर दिया, पुलिस भर्ती की बात करते हैं, फॉर्म भर दिया आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले। अब 2 साल के बीच में, इस अंतराल में, डीवी तक के और फॉर्म भरने में उसकी जॉब लग गई, लेकिन जब फॉर्म भरा तब नहीं थी जॉब उसकी। नहीं, डीवी का कहा ना हमने स्टेटस, हम हम्म। डीवी का स्टेटस देख रहे हैं। हम्म। अभी सुबह ही मेरे पास एक बच्चा आया, वो एएलएम में सेलेक्ट हो गया, हम्म। और जब उसकी डीवी हुई थी जिस दिन, उस दिन तक उसके घर में जॉब नहीं थी। हम्म। जिस दिन डीवी हुई 4 दिन बाद वो मिलिट्री में भर्ती हो गया। हम्म। तो वो आज आया कि मैं अपने नंबर कटवाऊं नॉन जॉब के। तो हमने कहा कि हमने तो डीवी का स्टेटस देखना था, उसके बाद जो आपके सारे घर के परिवार के मेंबर सर्विस पे लग जाए, हमने उससे कोई मतलब नहीं है। आप जाके डिपार्टमेंट में बताना कि मेरी आर्मी में लगी हुई है, वहां से कोई एनओसी या रिजाइन करके आना आप। हम्म। अगर डिपार्टमेंट हमारे से भी पूछेगा किसको नॉन जॉब के नंबर मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, तो हम बिल्कुल लिखित रूप में देंगे डिपार्टमेंट को कि इसको 5 नंबर मिलने चाहिए। डीवी वाले दिन देखा जाएगा। बिल चलो ठीक है जी। एक सर आईआरबी की भर्ती आई थी 2018 की, पुलिस डिपार्टमेंट की आईआरबी की, तो उसका क्या स्टेटस चल रहा है जी भी? उसमें बता रहे हैं कि बहुत सारी सीट खाली रह गई थी ज्वाइनिंग ना होने की वजह से।
इस स्टेटस के बारे में मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है वो जी। मैं मंडे के बाद आपको बता सकता ठीक है। अभी सर जैसे 12/2019 की भर्ती लगभग चल ही रही है जी। एक तो इसके सर बहुत सारे रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है। ये भर्ती बहुत पुरानी है जी। आपने जैसे भाई क्लर्क के ऊपर काम किया, पुलिस के ऊपर काम किया, उसको छोड़ दिया जी। बच्चे कह रहे कि हमने क्या गुनाह किया है। 12/2019 आईटीआई में टीचरों की कमी है जी, इंस्ट्रक्टर की कमी है, लेकिन ये भर्ती लटकी हुई है जी। हूँ। कुछ के इसमें परिणाम ऐसा आ है गए हैं। कि हमने पूरे जोर शोर से 12/19 की स्क्रूटनी का जो काम है, हमारा इंटरनल डीवी का काम, वो हमने शुरू कर दिया था। हम्म। नंबर एक तो जो 12/19 है, इसमें इक्विलेंसी का और एक्सपीरियंस का जो है वो बहुत बड़े मुद्दे हैं। हम्म। तो हमने उस डिपार्टमेंट को, आईटीआई डिपार्टमेंट जो है उसको बैठाया हुआ है, उनके 4 ऑफिसर्स बैठते हैं अच्छा और जी। हम उनसे डिसाइड कराते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट मानना है, कौन सा सर्टिफिकेट नहीं मानना है। एक्सपीरियंस का। कई चीजों में तो वो खुद ही क्लियर नहीं है कि कौन सा सर्टिफिकेट मानना है, कौन सा नहीं मानना। जैसे कि कोई पोस्ट आई, बोल्डर है पोस्ट का हाँ। नाम, हाँ। फाउंड्री मैन ने भी रखा है, वो हम्म। वेल्डर ने भी रखा है। हम्म। हम या हमारा स्टाफ तो इतना एक्सपर्ट नहीं है ना कि हम्म। माउंटर में, फाउंड्री मैन में, वेल्डर में क्या फर्क होता है। हम्म। तो ये तो वो डिपार्टमेंट ही डिपार्टमेंट, बताएगा। हाँ। नंबर 2, जो बात आपने क्वेश्चन पूछा था कि इसमें डिले क्यों हो रही है, अब कई बार हाई कोर्ट के कोई आदेश टाइम बोर्ड आ जाते हैं, जैसे क्लर्क का आ गया हम्म। कि 25 जून तक आपने सिलेक्शन करके देनी, बल्कि सिलेक्शन भी नहीं, जजमेंट में अपॉइंटमेंट शब्द लिखा हुआ है। ओके। इसी तरह पीजी टीजीटी इंग्लिश का आ गया हम्म। कि आपने जो प्रोसेस है उसको जारी रखना है, और सरकार ने जो विड्रॉल की थी पोस्टें, वो हम्म। हम नहीं मानते, आपने इंटरव्यू लिया हुआ है तो इसको प्रोसेस को शुरू करो। कंप्लीट करो। तो हमने उसकी डीवी करनी पड़ेगी। क्लर्क पे हमारा स्टाफ लग गया, स्टाफ भी हमारे पास लिमिटेड है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम हाँ, एक चीज से ध्यान हटा के, हमने हाँ, ना कोर्ट चाहते भी दूसरे उस पर ध्यान लगाना पड़ता कोर्ट है। के आदेश मानने पड़ते हैं जी। अच्छा सर, अब कब तक ज्वाइनिंग होने की, जैसे कुछ बच्चों का रिजल्ट आ चुके हैं 12/2019 के, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो रही सर, उनमें क्या दिक्कत आ रही है जी? देखिए, सिलेक्शन पे जो है वो किसी तरह का कोई स्टे नहीं है, और ज्वाइनिंग पे स्टे है। ओके। तो ये ज्वाइनिंग का जो मामला है, ये डिपार्टमेंट के प्रीव्यू में है, हमारे प्रीव्यू में नहीं, कि वो ज्वाइनिंग कब कराते हैं। कोर्ट को जाके वो क्या कहते हैं कि कंडीशनल ज्वाइनिंग की इजाजत दे दो, या कुछ अच्छा, डिपार्टमेंट लेवल पे केस डिपार्टमेंट चल का रहा है जी। लेवल का है, एचएसएससी के लेवल का नहीं है। और स्टे, रिजल्ट पे स्टे नहीं है, ज्वाइनिंग पे स्टे। ठीक है जी। एक सर जैसे इनमें जो एक्सपीरियंस का मामला बड़ा सामने आ रहा है जी, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि हम हमारे पास कॉल आई थी, हमने एक्सपीरियंस दोबारा जमा करवाना था। तो ये क्या मामला है जी भाई? कुछ बच्चे दोबारा से जमा करवा रहे हैं एक्सपीरियंस लेटर अपना। इसमें ऐसा है, जमा नहीं करा रहे, वो आके बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा ये एक्सपीरियंस एक्सेप्ट कर लो, हम्म। या साइट खोल दो दोबारा से, हम अपलोड कर ले। ठीक है। वो जितने भी अभी रिजल्ट आए हैं, लगभग 36-37 कैटेगरी के हम्म। रिजल्ट आ चुके हैं 12/19 के, हम्म। शायद 96 कुल कैटेगरी है ये। हम्म। तो इन बच्चों को ये पता लग गया कि इस तरह के जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उनको ये नॉट इलिजिबल कर रहे हैं। तो वो अपना जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को चेंज करना चाहता है अब आगे, कि ये नहीं तो ये। उसमें कई बार क्या है, किसी फैक्ट्री में कोई बच्चा काम कर रहा है, हम्म। मारुति में कर रहा है, तो मारुति ने या होंडा ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि ये हमारे यहाँ 1912 से काम कर रहा है। उसने उसकी पोस्ट कहीं मेंशन नहीं की। पोस्ट का तो नाम। क्या क्या कर रहा है, वहां वेल्डर है, वहां टीचर है, वहां अकाउंटेंट है, वहां हेल्पर है, वहां टेक्निकल है। कई शब्दों में ये लिख दिया कि यहाँ पर टेक्निकल एडवाइजर है। तो किस चीज का टेक्निकल एडवाइजर है? टेक्निकल तो टायर पंचर लगाना भी है, बिल्कुल जी। साइकिल के टायर पंचर, वो भी टेक्निकल है। एक जो हवाई जहाज उड़ा रहा है, वो भी टेक्निकल है। जो इंजन पे काम कर रहा है मारुति के या होंडा के, वो भी टेक्निकल है। तो इस तरह के जो पोस्टों के नाम जो है कंपनियां मेंशन नहीं करती कि ये यहाँ किस पोस्ट पे काम कर रहा है। इसके और हमको चाहिए रिवलेंट पोस्ट, सेम पोस्ट पे वो काम कर रहा होना चाहिए, तब हम उसको
इलिजिबल करेंगे। तो आप इसके लिए कॉल वगैरह करते हो जो बच्चे के पास कि आपका इनवैलिड है? बच्चों को भी कॉल करते हैं और कई बार कंपनियों को भी करते हैं कि एक स्कूल, एक आईटीआई ने, तो गवर्नमेंट आईटीआई ने एक हम्म। बेटी को ये सर्टिफिकेट दे दिया कि ये यहाँ पे पढ़ाती है। हम्म। तो हमने आईटीआई को लेटर लिखा रहा है, आपने कहा कि पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है, हाँ। क्या ट्रेड है, वो तो मेंशन करो, हाँ। ताकि वो अगर हमारे हिसाब से सही है तो तभी एलिजिबल करेंगे उसको। हम्म। तो इस तरह की कई प्रॉब्लम आ रही है। चलो, मतलब काम प्रोसेस में है जिसका भी बिल्कुल चल प्रोसेस रहा में है। है। और सर, जो सीईटी के बेस पे अब हरियाणा में 40-50 हजार भर्तियां होने वाली है, और इलेक्शन से पहले सुना कि भर्तियां कंप्लीट हो जाएगी हर हाल में। तो सीईटी का पूरा प्रोसेस क्या है जी, एक बार आप अपने भाषा में, जो बच्चे को आसानी से, क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे भी वीडियो देखते हैं, बहुत सारे माता पिता भी वीडियो देखते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे सर जिनको अभी तक सीईटी का पता ही नहीं है, ये बात वहां तक पहुंची नहीं है कि सीईटी चीज क्या है हरियाणा में। अब सरकार ने एक फैसला लिया है और उन्होंने ये कहा है कि आप जो है हर पोस्ट के अगेंस्ट, जहां लाखों में बच्चों के या कैंडिडेट के एग्जाम लेते हैं, तो सरकार की योजना है कि ये जो एग्जाम देने वाले लोग हैं आप पे, इनको एक शॉर्ट लिस्टेड करो, हम्म। जैसे एचटेट में करते हैं। हम्म। एचटेट पास ही व्यक्ति टीचर के लिए एग्जाम दे सकता है। हाँ जी। तो ये सीटी जो है ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जब वो पोस्ट के अगेंस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट देगा हम्म। तो उसमें शॉर्ट लिस्टेड करने का ये फार्मूला है। एक सामान्य परीक्षा लेंगे और जो लोग उस सामान्य परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे वो ही फर्दर अगले टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ना कि जिन्होंने सब ने अप्लाई किया है वो होंगे। अभी हमने देखा है पुलिस में 8.5 लाख लोगों का हमने पेपर लिया है हम्म। और 7 गुना को हमने पीएसटी पीएमटी पे बुलाया है। हम्म। मतलब लगभग 30,000 लोगों को बुलाया है और 8.5 लाख का पेपर लिया है। तो क्यों ना कोई ऐसा फार्मूला हो जिससे पहले ही शॉर्ट लिस्टेड हो जाए। तो इसका मेन पर्पज सीईटी का ये है। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अब ये सारी भर्तियां जो हैं सी क्लास की और डी क्लास की, टीचर को छोड़ के ये सारी टी सीईटी के अंतर्गत होंगी। तो मेरा उन सभी अभ्यर्थियों से जो हरियाणा में नौकरी लगना चाहते हैं, तो वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें और सीईटी की तैयारी करें। सीईटी की परीक्षा अगस्त माह में होने जा रही है। अभी तक 10.25 लाख लोगों ने सीईटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया है और 8 जून हमने, अब आप लोग भी, कैंडिडेट भी ये कहते थे कि कोई कट 8 ऑफ, जून नहीं सर, 8 जुलाई। 8 जुलाई सॉरी, कि कोई एक कट ऑफ डेट तो दीजिए कि कब तक अप्लाई कर सकते हम्म। हैं। तो हमने उसको 8 जुलाई निर्धारित कर दिया है कि 8 जुलाई तक वो फार्म भर सकता है और 15 जुलाई तक वो उसकी फीस कंफर्मेशन हो जानी चाहिए। सर इसके अंदर किस किस लेवल की, मतलब ग्रेड ग्रुप ए की, ग्रुप बी की, या सी डी की, किस लेवल की भर्तियां की जाएगी जी सीईटी सी से? और डी की सी और डी लेवल की जी। 2 एग्जाम होंगे, एक डी के लिए होगा और एक सी के लिए होगा। तो ये अलग अलग होंगे दोनों एग्जाम? दोनों अलग अलग। अच्छा जी। इसमें बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं, लगभग 8 लाख, जो कॉमन कैंडिडेट हैं, हम्म। जिन्होंने सी में भी अप्लाई किया हुआ है और डी में भी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है जी। तो लगभग कितनी भर्तियां आने की उम्मीद है जी अभी, जैसे साल भर में, 2 साल में जी? अभी तो साल की हमने पूरा कैलेंडर आ गया है। लगभग 26,000 भर्तियां जो हमने कल साइट पे भी और अखबारों में भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने एक तरह से एडवर्टाइजमेंट कर दिया, लगभग 26,000 पोस्ट। तो ये ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों की मिला के नहीं, ये बताइए। सी की है सिर्फ। डी के लिए हरियाणा का जो मुख्य सचिव है उन्होंने सारे विभाग अध्यक्षों को लेटर लिखा हुआ है कि आपके पास डी की जो पोस्टें खाली पड़ी हैं 15 दिन के अंदर एचएसएससी को आप भेजें। तो सर इसमें जैसे सीईटी का एग्जाम हो गया, उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस रहेगा जी? सी में किस तरीके से बच्चा, जैसे कोई क्लर्क की भर्ती आनी है या पटवारी की भर्ती आनी है, तो उनमें कैसे प्रोसेस चलेगा? ग्रुप डी में कैसे प्रोसेस चलेगा आगे जी? जैसे ग्रुप डी की बात है, हम्म। ग्रुप डी के लिए कोई फर्दर अगला स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा। जो टॉप के लोग हैं हम्म। और वो सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबर जोड़ के हम्म। जो उनका स्कोर बनेगा, इसमें भी फर्क है। सीईटी के मार्क्स
जो उसने रिटर्न में लिए हैं, और सीईटी का स्कोर बनेगा सोशल इकोनॉमिक के नंबर जोड़ के। तो डी में सिर्फ टॉपरों जो बच्चे हैं मेरिट में हैं उनसे कंसेंट लेके कि आप डी में लगना चाहते हो क्या, तो उनको डायरेक्ट लगा देंगे, उनका कोई टेस्ट नहीं होगा। मगर सी में उनका एक फर्दर टेस्ट और होगा। ग्रुप डी यानी कि सीधी सीईटी बेस पे ही नौकरी मिल जाएगी बच्चों को जी, बिल्कुल मिल जाएगी। और सीईटी में एक टेस्ट और करवाया जाएगा जी। हाँ, जो सी क्लास, अच्छा, ये टेस्ट कौन लेगा जी, एचएसएससी लेगा या कोई और? जो अगले टेस्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको हम कहते हैं पोस्ट के अगेंस्ट जो टेस्ट है वो एचएसएससी। और ये सीईटी वाला जी? सीईटी का एनटी लेगा, जो नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी एजेंसी, है, ठीक, एजेंसी जी। एजेंसी है, वो लेगी। ठीक है सर, अभी आपने बताया कि सीईटी का टेस्ट एनटीए लेगी। एनटीए के ऊपर बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर उसके हर एग्जाम लीक वगैरह हुए हैं, मतलब उसके ऊपर दिक्कतें आई हैं, और आप भी एचएसएससी भी यदि उनसे पेपर कराएगा तो कहीं ना कहीं बच्चों को डर है जी। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे जी? नहीं, जैसे एनटीए का था, एनटीए का अभी तक ये था कि वो ऑनलाइन परीक्षा लेते थे या प्रेफरेंस देते थे ये ऑनलाइन के हम परीक्षा लेंगे। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने रिटर्न में बिल्कुल एग्रीमेंट किया है उनके साथ कि हम ऑफलाइन जो ओएमआर बेस्ड एग्जाम है वो हम करवाएंगे आपसे, ऑनलाइन की तरफ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्योंकि जो आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, चीटिंग की बात कर रहे हैं, हैकिंग की बात कर रहे हैं, वो ऑनलाइन में ज्यादा होने की संभावनाएं होती हैं। तो हम ओएमआर बेस्ड जो है ऑफलाइन एग्जाम कराएंगे एनटीए से, ये हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हो चुका है। यानी कि सीईटी का एग्जाम आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल का ऑफलाइन होगा जी? ऑफलाइन हो। ठीक है सर। आपने लेवल जो सीईटी का एग्जाम होगा पहले उसके बारे में बता दिया, लेकिन जैसे जो आपका सेकंड एग्जाम होगा ग्रुप सी लेवल के लिए, उसमें क्या कुछ रहेगा जी, क्या पैटर्न रहेगा? वो स्पेशल पोस्ट के हिसाब से पेपर बनेगा? सिलेबस क्या रहेगा जी? इसके ऊपर क्या प्लानिंग चल रही है जी अभी? उसमें सरकार ने हमारे को फ्री हैंड दिया है, और अभी तक हमारे आयोग के जो माननीय सदस्य हैं, सेक्रेटरी हैं, जो आयोग ने डिसीजन लिया है, तो हमने ये लिया है कि जो हम फर्दर टेस्ट लेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे, उसके में रिवलेंट सब्जेक्ट उसका ज्यादा आए, और वो लगभग 30 से 50% आए। जैसे किसी ने जेई लगना है, सिविल इंजीनियर पूछे हम उससे, ना कि हम उससे कोई करंट अफेयर ज्यादा पूछेंगे, ये नहीं है कि नहीं पूछेंगे, पर वो कम मात्रा में पूछेंगे। वेटेज ज्यादा, डिपार्ट वेटेज ज्यादा जो पोस्ट है ना रिलेटेड रहेगी। सिलेबस से संबंधित हम सोचते हैं कि वो ज्यादा पूछे। और सर अगला पेपर जो होगा आपका, वो ऑप्शन टाइप होगा या सब्जेक्टिव लिखने वाला होगा जी? नहीं, ऑप्शन जो जो अभी चल रहा है, जो अभी तक फार्मूला ठीक है, चल रहा ठीक है है। वही है। और सर यदि एग्जाम देने के बाद जॉब मिल जाए और ज्वाइनिंग ना करे, सीईटी का एग्जाम दिया पहले उस बच्चे ने, फिर ग्रुप सी का भी उसका क्वालिफाई हो गया, उसका नाम भी आ गया लिस्ट में, यदि वो ज्वाइन नहीं करता है तो क्या ज्वाइन उसका तक होती स्कोर है कि कार्ड? नॉन जॉब की जो वो परिभाषा है उसकी ज्वाइनिंग पे जाके खत्म होती है। जब तक वो ज्वाइनिंग नहीं करता, चाहे उसकी सिलेक्शन 10 कैटेगरी में हो जाए, तो वो नॉन जॉब की कैटेगरी में रहेगा। अगर वो ज्वाइन कर लेता है कहीं भी एक जगह, तो ज्वाइनिंग के उसको बाद वो ऑप्शन खत्म हो जाता है उसका? वो ऑप्शन खत्म। अच्छा सर, जैसे ये मैं पर्सन आपको अलग तरीके से पूछ रहा था, जॉब मिल जाए सीईटी बेस पे लेकिन वो ज्वाइन ना करे, तो उसका स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा आगे के लिए या इनवैलिड हो जाएगा वो, जो नहीं, सीईटी स्कोर स्कोर कार्ड है? कार्ड उसका वैलिड रहेगा। तो इससे तो सर एक दिक्कत ये आएगी, आप बता रहे हो कि 4 गुना 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो बार बार वही बच्चा आता रहेगा जी नहीं, अच्छी ऐसा अच्छी नहीं, पोस्टों में? ऐसा नहीं है। हम इसका एक उपाय कर रहे हैं। हमने सरकार को ये सुझाव भी दिया था कि अगले टेस्ट में भी आप क्वालिफाइंग रखिए, इसमें को गुणा में मत करिए, 4 गुना 5 गुना। पर उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा, या शॉर्ट लिस्टेड करने का किया होगा, या ये सोचा होगा कि बिल्कुल हमारे पास क्रीम निकल के आ जाए, बिल्कुल इंटेलिजेंट व्यक्ति आ जाए जो उस पोस्ट के काबिल हो। हमने सुझाव यही दिया था कि क्वालिफाइंग यही होना चाहिए। तो उस पोस्ट के लिए हम 4 गुना बुलाएंगे। और हमने अब ये सोच रहे हैं कि अगर कोई सेम क्वालिफिकेशन की पोस्टें हैं, बहुत सी पोस्टें ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन लेवल की हैं। ये हो सकता है कि बीकॉम हो, बीए हो, बीबीए हो, मेडिकल हो, उसमें नॉन मेडिकल हो, बीएमएस हो,
इस तरह की जो एक ही क्वालिफिकेशन के, लगभग एक ही क्वालिफिकेशन की पोस्टें हैं, वो सारी हम इकट्ठी करके और एक ही टेस्ट, उसका कॉमन टेस्ट ले लें और उस बच्चे से प्रेफरेंस बनवाएं कि आप एक्साइज इंस्पेक्टर लगना चाहते हैं, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर लगना चाहते हैं, मंडी सुपरवाइजर लगना चाहते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी मंडी मार्केटिंग बोर्ड लगना चाहते हैं। अगर वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से आता है तो वहां चले जाएगा, वरना वो जो आप समस्या कह रहे हैं कि बार बार वही व्यक्ति एग्जाम देने हाँ, आएगा, जैसे पटवारी में उसी भी की वही लगेगा सिलेक्शन जी। हो जाएगी, तो हम्म। इससे बचने के लिए अगला भी एक कॉमन टेस्ट की तैयारी प्रेफरेंस हम का कर ऑप्शन रहे हैं। ट्राई करोगे जी आप? ठीक है जी। और सर अभी पीछे आपने देखा होगा कुछ बच्चों के 90 में से 90 नंबर आए सर। तो सर ये इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे जी? बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे कि ताऊ जी देखिए, अ, ऐसा है कि मैं उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, क्योंकि मैं पिछले आयोग में भी मेंबर था, आज मैं चेयरमैन हूँ। मेरे को बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है कि मैं उस जो व्यवस्था थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाऊं। पर जो ऑनलाइन एग्जाम होता है, कहीं ना कहीं उसमें ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट कर ले, और ऑफलाइन में क्या है, एक बार उसने जो भर दिया उस पे उसको काटने का कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो बी कर दे, ए कर दे, वहां जीरो नंबर हो जाएगी। अगर वो कोई टेम्परिंग करेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि वो कितनी बार भी चाहे चेंज कर सकता अपना है। चेंज करना चाहे तो कर सकता है। तो इसलिए ये भी तरीका है कि शायद इस वजह से भी उसका स्कोर जो है बढ़ सकता या है। मेरिट उसकी बढ़ सकती है। ठीक है सर। अभी जो आपका सीईटी का पेपर होगा सर, ये पेपर एनटीए बनाएगा, एचएसएससी बनाएगी? सीटीए का एनटीए एग्जामिनर उनके हाथ में है जी। उनके हाथ में है। हमने उनको कह दिया है कि आप अपनी पूरी तैयारी रखिए, पेपर सेट कर लीजिए आप, 6 या 8 शिफ्टों में आपका पेपर होने जा रहा है, उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। प्रिंटिंग में कोई देर नहीं लगती, प्रिंटिंग में तो 2 लाख पेपर जो है हर रोज प्रिंट किए जा सकते हैं। ठीक है जो जी। देर लगती है वो पेपर सेटिंग में देर लगती है, तो उन्होंने पेपर सेटिंग का अपना काम स्टार्ट लगभग कर दी। 80% पूरा भी कर लिया है। ठीक है। सर जैसे पीछे क्वेश्चनों पे बात उठती थी कि भई ये क्वेश्चन आपने राजनीति से रिलेटेड डाल दिया या आपने ये पर्सनल किसी से रिलेटेड डाल दिया। तो इस बार तो ऐसा नहीं होगा ना? बच्चे बार-बार ये जानना चाहते हैं कि कहीं पिछली बार की तरह ही ऑब्जेक्शन उठे क्वेश्चनों पे। नहीं, देखो, एनटीए जो है वो पूरे देश में काम कर रही है हुँ, और सभी रिक्रूटमेंट एजेंसियों के लिए काम कर रही है। हुँ। इसलिए उनको ज्यादा इस तरह की संवेदनशीलताओं का ज्यादा ज्ञान है। और आज तक उनके पेपर में इस तरह के कोई, मैं खुद स्वीकार करता हूं, जैसे हमारी परीक्षाओं में कुछ बेहुदे क्वेश्चन रिलीजियस के पीछे व्यक्तिगत मेरे बारे में ही ऐसे आए, वहां इस तरह के नहीं आते, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी एक्सपर्ट की टीम है एक। और हमने जो एग्रीमेंट किया है उनसे उनसे ये कहा है कि आप कोई धर्म के बारे में, जाति के बारे में, व्यक्तिगत उसके बारे में, या किसी पक्ष विपक्ष, सत्ता विपक्ष के बारे में इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हो। सर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में फादरलेस के नंबर मिलते हैं जी। तो सर ये कितनी बार बच्चे ले सकते हैं जी? देखिए, अभी तक जो इंस्ट्रक्शंस थी या नोटिफिकेशन था सरकार का, उसमें अभी तक ये कहीं लिखा हुआ नहीं था कि फादरलेस के नंबर वो कितनी बार ले सकता है। मगर जो अब सीईटी का नोटिफिकेशन आया है और जो इंस्ट्रक्शंस हमने तैयार की हैं, इसमें हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कोई भी बेनिफिट, नॉन जॉब का बेनिफिट, विडो का बेनिफिट, एक्सपीरियंस का बेनिफिट, फादरलेस का बेनिफिट सिर्फ वन टाइम होगा, कि वो एक ही बार ले पाएगा। ठीक है जी। सर ये कितने बच्चे ले सकते हैं? पहला, जैसे पहला या दूसरा या तीसरा भी ले सकता है? पहले 2 चाइल्ड ले सकते हैं जो फादरलेस का सर्टिफिकेट का अनेक्चर है उसके अकॉर्डिंग, तीसरा नहीं ले सकते। तो सर कुछ बच्चों की ये बात थी जी, वो अपना पक्ष रख रहे थे कि पहले दूसरे को यदि पिताजी को या मतलब फैमिली को पढ़ाने लिखाने में दिक्कत आई होगी तो तीसरे बच्चे को भी आई होगी। तो तीसरे बच्चे को भी बेनिफिट मिलना चाहिए जी। देखिए, कोई ना कोई पैरामीटर तो रखना पड़ेगा ना सरकार को भी, एचएसएससी को भी। मैं भी कह सकता हूँ कि मेरा जो भाई है वो अनपढ़ है, या एक मेरा भाई मेंटल है और मैं तीसरी औलाद हूँ, वो तो पहले ही रेस से बाहर हो गए हैं।
तो इसलिए कोई ना कोई पैरामीटर तो तय करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि उससे कहीं उसको नुकसान होता है, जैसे कि पीछे एक कानून आया था कि 3 बच्चों वाला इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हाँ। तो कुछ लोग तो प्रभावित होंगे इससे, पर कोई ना कोई व्यवस्था तो रखनी पड़ेगी। ठीक है जी। एक सर अनमैरिड जो लड़की का केस है, मैरिड लड़की के केस में तो ठीक है, ये सीधा-सीधा बात पता चल जाएगी, फादरलेस का ले लेगी। यदि मैरिड लड़की है कोई, तो क्या वो फादरलेस के नंबर ले सकती है? मैरिड लड़की? बिल्कुल ले सकती है। फादरलेस का मतलब ये है कि अगर वो 3 कंडीशनें पूरे करती हैं जो सबको पता है, हाँ, ऐज पिताजी वाली। की डेथ जो है 42 साल से कम उम्र में हुई हो, बच्चे की उम्र 15 साल से कम हुई हो, या वो तीसरी औलाद नहीं है, तो सरकार का पर्पज क्या है कि वो छोटी आयु में ही उससे पिता का साया उठ गया, हुँ, या छोटी उम्र में ही उसके पिताजी चल बसे, तो परिवार ने कहीं ना कहीं सफर किया है ना, वो सफर पीड़ित रहा है परिवार। जो हुँ, उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, हुँ, उसके घर का जो अर्निंग हैंड था वो ही नहीं रहा, तो उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई है, हुँ, तो वो फादरलेस के नंबर तो मिलेंगे, चाहे उस लड़की की शादी होके वो कितनी ही बड़ी अमीर फैमिली में चली जाए, उसका स्पाउस नौकरी लग जाए, हुँ। पर जो उसने वहां बचपन में सहा है, वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी से तो वंचित रही है ना वो। बिल्कुल जी। चलो ठीक है जी। इसके बाद सर जैसे सीईटी का सिलेबस भी आ गया और इसमें जैसे जनरल साइंस पूछी जाएगी, तो वो 10वीं लेवल तक की पूछी जाएगी या 12वीं लेवल तक की? यदि हम मैथ की बात करें, तो ये किस लेवल तक करेंगे जी सीईटी एग्ज़ाम में? सीट एग्जाम में हमने जो एनटीए को कहा है, हमने ये कहा है उनको कि हम ये तो कह रहे हैं कि सी क्लास में हम +2 तक के लेवल का पेपर लेंगे, पर इसमें कई बार प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि एक बच्चा कहता है कि मैं तो आर्ट का स्टूडेंट हूँ, दूसरा साइंस का स्टूडेंट है, एक मेडिकल का है, एक नॉन मेडिकल का है, एक किसी और स्ट्रीम में चला गया है। तो आप इस सिलेबस को एक ऐसा बैलेंस्ड सिलेबस रखिए कि वो ये ना कह पाए कि मैंने तो +2 में मैथ पढ़ा ही नहीं था, या हुँ, मैंने +2 में संस्कृत पढ़ी ही नहीं थी, या +2 में मैंने अंग्रेजी पढ़ी ही नहीं थी, मेरे पास तो इलेक्टिव इंग्लिश थी। तो हमने कहा है कि बैलेंस बना के रखिए कि कोई भी ये ना कह पाए कि ये मेरे स्टैंडर्ड से या +2 के लेवल के स्टैंडर्ड से आउट है। तो ये समाधान तो तब होगा जब जैसे 10th लेवल का ही सिलेबस पेपर लेवल बनाया जाए जी। नहीं, वो कोई बीच के रास्ता निकल सकता है, कई ठीक है, चीजें ऐसी हैं जो बीच की हैं कि वो +2 वाले को पता है, 10th वालों को पता है। ठीक है जी। सर कुछ बच्चों के सुझाव आ रहे थे कि सीईटी एग्ज़ाम को परसेंटेज बेस डिसाइड ना करके एचटेट और सीटेट की तरह क्वालिफाइंग बनाना चाहिए। मतलब समझा नहीं मैं आपको क्वेश्चन। जैसे एचटेट में 90 नंबर ले ली सर, उससे ऊपर वाले टीचर की हर भर्ती के लिए वैलिड है। लेकिन सीईटी में कुछ ऐसा नहीं है। सीईटी में तो नोटिफिकेशन में टॉपर वाली ही बात बता रखी है कि जो ऊपर के 4 गुना इस बच्चे होंगे। बात का मैं जवाब दे चुका हूँ आपसे हुँ, कि मैंने सरकार को भी, जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है, हुँ। उनका हम उनको सुझाव दिया था, और उनकी धारणा कुछ शायद अलग है कि वो पॉजिटिव नहीं आ रही जी। बिल्कुल क्रीम को चाहते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को चाहते हैं कि वही आगे आए जो पूरी तरह से योग्य हैं। चलो ठीक है सर, आपने दे दिया था। अच्छा सर, किसी भर्ती के लिए एक एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई करता है, उसी भर्ती के लिए उसका बेटा भी डिपेंडेंट भी अप्लाई करता है। तो इसमें किसको बेनिफिट मिलेगा जी? कौन कोटे के अंदर कंसिडर किया जाएगा? जो एक्स सर्विसमैन है ना, वो बेनिफिट के लिए जिला सैनिक बोर्ड में लिखित रूप में देता है हुँ, कि मैं सेल्फ इसका बेनिफिट लेना चाहता हूँ, या मेरे डिपेंडेंट लेना चाहते हैं। तो उसका एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, हुँ। उसमें लिखा होता है कि जो एक्स सर्विसमैन सेल्फ लेगा उसका फायदा, या उसके डिपेंडेंट लेंगे, तो वो हम उस टाइम उसका यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट वो रूल के देखते हैं हिसाब से एक सर्टिफिकेट। बंदा ही फार्म एक भर बंदा सकता ही है ले सकता कोटे के हिसाब से तो। है जी। ठीक है। सर पीजीटी 2015 की भर्ती में कुछ बच्चे अभी तक वेट कर रहे ज्वाइनिंग का, पीजीटी 2015 की। उसमें क्या था, एक प्रियंका यादव केस आ गया था, हुँ, और हमने तो, आपको ध्यान भी होगा कि हमने वेटिंग भी निकाल दी थी उसकी, हुँ, और जो जितनी सीटें बची हुई थी हमने सारी मेरिट के आधार पे वो डीएससी को, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उस पर रिकमेंडेशन भेज दी थी। हुँ, इसी बीच एक प्रियंका यादव केस आया, और उसने सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कड़े शब्दों में कह दिया कि
जो पटिशनर है कोर्ट में गए हैं, जो हाई कोर्ट में गए या सुप्रीम कोर्ट में गया, सिर्फ उसको अपॉइंटमेंट देनी है आपने। और उसको अपॉइंटमेंट देने के बाद जो आपके पास एलिजिबल कैंडिडेट बचेंगे उनको फिर आप दूसरे चरण में अपॉइंटमेंट देंगे या रिकमेंडेशन भेजेंगे। तो वो हमने सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है हमने उसको एजी साहब को एडवाइस के लिए भेजा हुआ है, और वो शायद मंडे या ट्यूसडे तक हमारे पास एडवाइस आ जाएगी, और उसके बाद तुरंत हम जो Joining. रुका हुआ काम है उस प्रोसेस को पूरा कर लें। ठीक है सर। एक सर 8/2015 की पुलिस की भर्ती भी पेंडिंग है, वेटिंग के चक्कर में, वेटिंग पेंडिंग है सर, और बहुत सारे बच्चे आपके पास बार बार मिलने भी आते हैं। इसमें यह है कि हमने जो है डीजीपी साहब को एक लेटर लिखा था कि एक इशू है ये वेटिंग का। तो जब 2015 की जो भर्ती थी उसके पुलिस एक्ट में कहीं भी वेटिंग का प्रावधान नहीं था। बिल्कुल ये जानकारी आपको शायद नहीं लगी होगी कि वेटिंग का प्रावधान ही नहीं था उस टाइम पे। अच्छा। तो फिर भी जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए थे और जो छोड़ के चले गए थे ट्रेनिंग के दौरान, उनके अगेंस्ट पोस्टें फिल करने के लिए भारती सर थे जब चेयरमैन, उन्होंने डीजीपी सर को लेटर लिखा था कि वेटिंग तो नहीं है मगर क्या हम इतने बच्चे आपको और भेज सकते हैं। तो उन्होंने मंगाए थे बच्चे, एक लिस्ट दूसरी रहती है, हम उसको नंबर 1 तो वेटिंग नहीं कह सकते। क्योंकि पुलिस जो रिक्रूटमेंट एक्ट जो दोबारा बना है अब, इसमें वेटिंग का प्रावधान है, उसमें नहीं है। और फिर भी मैंने बच्चों की डिमांड के से ये बार बार बच्चे मिलने आते हैं, तो डीजीपी साहब को एक लेटर लिखा हुआ है कि जो वो वेटिंग के कैंडिडेट थे, मान लो 100 कैंडिडेट थे, क्या वो 100 कैंडिडेट आपने अगली भर्ती में एडजस्ट करके हमारे को भेज दिए, या वो पोस्टें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं? अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो फिर तो हम उसी मेरिट पे 15 वाली पे से बच्चों को उठा के आपके पास भेज देते हैं। ठीक है। और अगर आपने अगली भर्तियों में उनको काउंट कर लिया है, फिर ये जो है विषय बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है। एक सर जैसे सीईटी का फॉर्म जनरल कैटेगरी से भर दिया, आगे भर्तियां आती है, बच्चे का सीईटी क्वालिफाई होगा जनरल कैटेगरी से, आगे भर्तियां आई, उसमें हो सकता है जनरल की पोस्ट ना हो या ईडब्ल्यूएस की ना हो, तो उस टाइम पे मतलब कैटेगरी चेंज हो सकती है अगले एग्जाम के लिए, फॉर्म भरेगा तब बच्चा। सीईटी में तो अभी ये पता नहीं है ना कि बीसी कितनी है, जनरल की कितनी है, ये तो एक क्वालिफाइंग टेस्ट है। इस क्वालिफाइंग टेस्ट के क्लियर करने के बाद जब पोस्ट के स्क्रीन टेस्ट आएगा, कैटेगरी उस टाइम पे तो हम कैटेगरी तो उस टाइम मांगेंगे उससे। ठीक है, मतलब बच्चा अपने हिसाब से आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। ठीक है जी। सर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो कब तक का काउंट होगा जी? ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है जैसे उसकी वैलिडिटी है 1 साल। ठीक है। और उसकी 1 साल भी नहीं है, उसकी है डेट ऑफ इशू से। मान लो आपने 25 मार्च 2021 को सर्टिफिकेट बनवाया, तो उसकी वैलिडिटी कब हुई? 31 मार्च 21। मतलब वो सर्टिफिकेट आपका सिर्फ 6 दिन के लिए वैलिड है, 1 फाइनेंशियल ईयर। तो अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट की तरफ कोई अप्लाई कर रहा है वहां पे, तो उसने कंटिन्यूटी में हर साल जो है ना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। सर जैसे किसी बच्चे ने सीईटी का फॉर्म 2021 में भरा हो ईडब्ल्यूएस के बेस पे, और अब तो 2022 चल रही है जी, अब कैसे उसका वैलिड, वो क्या वैलिड रहेगा जी उस टाइम वाला? उसके पास अगर 19 में भरा उसने, 19-20, 20-21 और 21-22 तीनों ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए डीवी के टाइम पे, फिर वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 1 साल है जैसा आपने बताया। नंबर 2, इस दौरान उसकी ईडब्ल्यूएस की पोजीशन चेंज हो जाती है, उसे घर में नौकरी आ जाती है, या बिजनेस से उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है, या वो जमीन खरीद लेता है, किसी तरह भी आर्थिक मापदंड तो उसके सुधर सकते हैं ना। पानी खतर कर दे सर, खतर पानी ले। एक सर पुलिस की भर्ती थी 3/2018 जी, उसमें फादरलेस का केस चल रहा है जी, फादरलेस का, उसका क्या स्टेटस है अभी? कैसा केस? उसमें फादरलेस के नंबर किसी को दे दिए थे, किसी को नहीं दिए थे, और फिर वो कोर्ट में चला गया था। नहीं, उसमें ऐसा था कि फादरलेस का सर्टिफिकेट चाहिए था हमारे को, बच्चों ने गलती से
गलती उनकी इतनी बड़ी गलती भी नहीं है ये, क्योंकि जब डी क्लास में हमने शुरू किया था तो उस टाइम हमने फादरलेस का नहीं किया था, ऑर्फन का किया था, हाँ, जिसमें माता पिता दोनों दोनों एक्सपायर। एक्सपायर होने चाहिए, मतलब ये मतलब उसको बेनिफिट मिलते थे, जो एक तरह से अनाथ है। और उसी लेक्चर को बच्चों ने अगली उस परीक्षा में भर दिया ऑर्फन में। वो ऑर्फन था ही नहीं, वो फादरलेस था। तो जब कंप्यूटर पे हम उसको फीड करते हैं हमारे स्क्रूटनी ब्रांच, तो वो जब ऑर्फन का सर्टिफिकेट है अपलोड करते हैं, तो उसमें क्या आता है, फादर की डेथ की तिथि लिखी होती है, उसने भर दी। फिर कंप्यूटर मांगता है माता की डेथ की तिथि, माता जी तो एक्सपायर हुए ही नहीं, तो वो इनवैलिड हो जाता है। इसी तरह से बच्चा फादरलेस का सर्टिफिकेट नहीं लगाया उसने, अपने पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट लगा दिया। और ये भी सच है कि डेथ जो हुई है पिताजी की, वो हमारी कट ऑफ से पहले हुई है, मगर हम डेथ सर्टिफिकेट नहीं मानते, उस फादरलेस का टाइम तो सर्टिफिकेट ऑर्फन। मानते हैं। और भी वो भी क्यों मानते हैं, वो 3 पॉइंट है कि आपके पिताजी की उम्र 42 साल, आपकी 15 साल से कम, और आप अपने माँ बाप की पहली या दूसरी संतान होने चाहिए। इसलिए फादरलेस का सर्टिफिकेट जरूरी है, ना कि डेथ सर्टिफिकेट जरूरी है। ठीक है सर। सर फैमिली आईडी में बच्चे कह रहे हैं कि जब स्टार्ट हुआ था ये प्रोसेस, तो लोग अपनी मन मर्जी से कुछ भी डलवा रहे थे फैमिली आईडी में इनकम, तो उसका तो बेस नहीं बनाया जा सकता। उसमें तो लोग फर्जी बनवा के लगा देंगे फैमिली आईडी में इनकम तो। नहीं, जो परिवार पहचान पत्र है उसमें अभी तक जो इनकम घटाने बढ़ाने का, एडिट या डिलीट करने का, अभी तक उसमें कोई प्रावधान नहीं है। अगर किसी ने अपनी इनकम कम करनी है या दिखानी है, उसका एक लंबा प्रोसेस है, और वो डीसी से फाइल होती हुई चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचेगी, तब वो अपनी इनकम को कम या ज्यादा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो उसने कल 5 लाख रुपए दिखाई थी और आज वो 1,75,000 रुपए दिखा दे। ठीक है। तो सर इसी से रिलेटेड एक सवाल और है। जैसे भाई शादीशुदा है, फैमिली आईडी भी अलग है, तो उसके दूसरे जो परिवार है उसको नो जॉब के नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अब जो सीटी की नोटिफिकेशन है उसमें अविवाहित भाई यूज किया हुआ है, हम्म। और जो मैरिड लड़की है उसमें अविवाहित देवर यूज किया हुआ है। हम्म। तो उसमें अगर वो मैरिड है, उसकी फैमिली आईडी अलग है, तो उसको नंबर मिलेगा। इसी केस में सर फैमिली आईडी अलग ना हो तो, लेकिन भाई शादीशुदा है, तब भी नंबर मिलेंगे उसको। नंबर मिलेंगे जी? हाँ, चलो उसमें ठीक। अविवाहित शब्द लिखा हुआ है ना, अनमैरिड। ठीक है। और सर किसी बच्चे ने जैसे सेम टाइम पे आईटीआई कर ली और सेम टाइम पे ही उसकी ग्रेजुएशन हो गई, मैं एक चीज उसने डिस्टेंस से कर ली, तो क्या वो सीईटी फॉर्म में दोनों चीज दिखा सकता है जी? क्या वो वैलिड रहेगी वो? सीटी जो है ना, सीटी में आपको कोई भी क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन या वो लो क्वालिफिकेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। डी में 10वीं पास, और बी में, सी में 12वीं पास, इतना भी अगर वो लगा दिया उसने, तो ये जो बीए है, एमबीए है, या बीएड है, या आईटीआई का डिप्लोमा है, ये तो फर्दर टेस्ट के लिए काम आएगा। ओके। यहाँ तो सिर्फ 12वीं और 10वीं का सर्टिफिकेट भी लगा दिया अगर उसने, और हैच हो एम में, तब भी चलेगा। यानी कि बाद में यदि कोई आईटीआई बेस पे भर्ती आती है तो वो बाद में आईटीआई दिखा बिल्कुल सकता है अपनी? बिल्कुल, जो फर्दर टेस्ट के लिए हम नाम मांगेंगे, वहां उसकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। एक सर एक बच्चे का ये था कि एक बच्चा यदि ज्वाइन कर लेता किसी डिपार्टमेंट में, तो 5 साल से पहले छोड़ने की परमिशन नहीं देनी चाहिए डिपार्टमेंट को। नहीं, ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है उसके। हम्म। वो आज क्लर्क भर्ती हुआ है, कल वो एक्साइज इंस्पेक्टर भर्ती होना चाहे चाहे और वो इंटेलिजेंट है, हम्म। तो वो कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? वो चाहे आईएएस बन जाए, एचसीएस बन जाए। अगर उसको 5 साल के उसमें बांध दोगे आप, तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हो आप। ठीक है। एक सर जैसे 11/2019 में एलडीसी की भर्ती थी जी, कैटेगरी नंबर 26 और कैटेगरी नंबर 4 की, तो डिपार्टमेंट ये कहता है कि हमारे पास और भी सीट वैकेंट पड़ी है और हमने एचएसएससी को लेटर भेज दिया है, तो क्या सर सेकंड वेटिंग लिस्ट लगने के चांसेस हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने राजेश जी। इस बारे में बहुत से लोग हमारे को मिलने आते हैं, और मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मैंने बार बार रिपीट ना करनी पड़े बात, उन बच्चों को सबको ये बताना चाहता हूँ। और अभी भी मेरे पास एक लड़की का फोन आ रहा था कि हमारे डिपार्टमेंट ने तो डिमांड आपके पास और भेज दी है।
एक तो मैं स्पष्ट ये करना चाहता हूं कि हम डिमांड जो है वो चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि एक वेटिंग लिस्ट इसमें क्लियर हो चुकी है। जब कोई दूसरी सेकेंडरी लिस्ट या तीसरी, जैसे ओएसपी में डी क्लास में हमने निकाली थी, तो उसकी हमने चीफ सेक्रेटरी से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम दूसरी तीसरी चौथी वेटिंग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो इस तरह का अभी सीएस का कोई लेटर नहीं है कि एलडीसी के लिए जो एचवीपीएन या डीएचवीपीएन है उसमें आप सेकंड या तीसरी लिस्ट रेडी रखिए या भेज दीजिए। यानी जब वहां सीएस से अभी हरियाणा कुछ आपके भी पास है। आदेश का लेटर और भेजा तब। नंबर दो, बच्चे बार बार कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट मतलब एचवीपीएन या हम्म डीएचवीपीएन ने आपको डिमांड भेज दिया है। उन्होंने बिल्कुल भी डिमांड नहीं भेजी है हमारे पास। मैं उन अधिकारियों को भी चैलेंज करके कहता हूं अगर वो बच्चों को गलत वो मिसगाइड कर रहे हैं कि हमने डिमांड भेज दिया है, उन्होंने डिमांड नहीं भेजी, उन्होंने सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट भेजी है। भाई कितनी खाली है उन्होंने कितनी कहा कि हमारे पास से 1000 पोस्टें सेक्शन थी, मेरे पास 750 भरी गई है, इतनी मेरे पास बकाया है। ये तो ये की स्टेटस रिपोर्ट है। मैं डिमांड या उस दूसरी लिस्ट तब भेजूंगा अगर वो ये कहेगा कि 1000 पोस्टें थी, 750 भरी गई और 250 आप और भेज दीजिए। और वो भी सीएस 250 की हरियाणा वो भेजेगा। मांग करे और सीएस के माध्यम से करे, तब हम दूसरी या तीसरी लिस्ट भेजेंगे। चलो वो स्टेटस रिपोर्ट को डिमांड बता के बच्चों को बरगला रहे हैं एक तरह से। चलो सर, 14/2019 के 1/2020 के रिजल्ट पेंडिंग है, तो इनके ऊपर बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि कब इनके रिजल्ट आएंगे आगे। जैसा और इनमें मैंने तो आपको बताया अभी पोस्ट भी कम है। कि हमारे पास क्लर्क का एक रिजल्ट जो 5/19 का है वो रिवाइज होने के लिए आया है और उसकी एक डेट है 25 जून। 25 जून से पहले पहले हमने उसको मतलब सिलेक्शन डिक्लेयर करनी करना है। ज्वाइनिंग देनी है। अगर ये नहीं आता तो ये अब तक की सारी भर्तियां हो ही होती। कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम 25 जून के बाद ये भर्तियां जो है ना इनको स्पीड अप करेंगे, ताकि बच्चे हमारे पे ऊपर ब्लेम ना लगा पाए। ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी वो अलग मैटर है, डिपार्टमेंट ने देखना है। पर मैं आपको के माध्यम से बच्चों को एक कहता हूँ कि हमारे पास टीजीटी इंग्लिश और एक क्लर्क दो बकाया रिजल्ट हैं बड़े। उसके बाद हमारे पास ये छोटे छोटे 1/20, 14/19, 12/19 ये हैं। और जुलाई में हम बिल्कुल इनके रिजल्ट निकाल देंगे। वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़नी है अपने वकील के माध्यम वो से, कोर्ट के डिपार्टमेंट से बात माध्यम करो। से, डिपार्टमेंट के माध्यम से, उसकी तैयारी रखे। मैं जुलाई में पूरा आश्वासन देता हूं कि बिल्कुल सारे रिजल्ट हम जुलाई में निकाल देंगे। सर, पीटीआई की भर्ती थी अभी पीछे, और उसमें बताया जा रहा है कि 15-20 क्वेश्चन गलत थे। उसका क्या स्टेटस लग रहा है जी? ज्वाइनिंग हो गई है या अभी पेंडिंग पड़ी है पीटीआई की? नहीं, 15-20 नहीं थे उसमें। उसमें 9 क्वेश्चनों को बच्चों ने चैलेंज किया था और 5 क्वेश्चन जो है वो आयोग ने विड्रॉल कर लिए थे बेनिफिट टू ऑल करके, सबको नंबर दे दिए थे। इस टाइम सिर्फ 4% जो है वो डिस्प्यूटेड है और कोर्ट में केस है। एचएसएससी चाहती है कि ये हल जो है ना इसका बिल्कुल जल्दी हो जाए। और हम तो ये चाहते हैं कि अगर कोर्ट को लगता है कि क्वेश्चन गलत हैं, बच्चे ठीक हैं, तो वो एक एक्सपर्ट कमेटी बना दे यूनिवर्सिटी के 4 प्रोफेसरों की, हम्म। कि वो तय कर दे कि गलत है या ठीक है। हाँ। अगर बच्चों के ठीक है तो हमारे पास सीटें खाली पड़ी हैं और कुछ बच्चों का भला हो जाएगा। तो कोर्ट के पाले में गेंद है, हम पॉजिटिव हैं उनके लिए। अच्छा सर, अभी आपने जैसे जल्दी वर्ड यूज किया है, एचएसएससी का जल्दी वर्ड ये कितने दिन के बराबर होता है जी, या कितने महीनों के बराबर होता है? जल्दी का मतलब ये है कि जैसे अभी मैंने बताया आपको कि हमारा पूरा टारगेट था कि हम मई जून में जो है 12/19 के सारे रिजल्ट निकाल दें। और आपको हैरानी होगी कि जब से मैं चेयरमैन बना हूं हमारा आयोग आया है, हमने 117 कैटेगरियों के एग्जाम लिए हुए हैं। तो हमने ये टारगेट बना हुआ है जून 30 जून तक क्लियर कर देंगे। पर दो कोर्ट के आदेश आ गए ना, और पूरी सख्ती के साथ आ गए। कोर्ट ने ये भी कह दिया कि अपॉइंटमेंट अगर नहीं हुई क्लर्क में तो 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दे। अब वो 12/19 करें कि 16 करोड़ से बचे या कंटेप्ट से बचे हाई कोर्ट के। तो कुछ प्रॉब्लम इस तरह की आ जाती है। हमारी मंशा बिल्कुल नहीं होती लेट करने की।
16 क्योंकि हम जितनी स्पीड से भरेंगे और जितनी ज्यादा भरेंगे उसी से तो हमारी क्रेडिबिलिटी दिखेगी या योग्यता दिखेगी। लोग याद करेंगे कि उस आयोग ने इतने दिनों में इतने बच्चे लगाए थे, तो हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लगे। तो मतलब ये है 16 करोड़ के चक्कर में फंस रहे हो जी हाँ अब तो। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी आपने बताया 117 कैटेगरी के अपने एग्जाम ले रखे हैं। अभी तक आपने सर कितनी ज्वाइनिंग दे दी है? ज्वाइनिंग कितनी हो चुकी है सर आपके द्वारा? ज्वाइनिंग अभी 7,000 की हो चुकी है। और आपको और बच्चों को खुशी है भी ये बताते हुए कि अभी हमने 2 दिन में 6600 लोगों का जो है सिलेक्शन किया है। 5500 मेल कांस्टेबल और 11 जो हमारी बेटियां हैं 1100 उनका, दुर्गा शक्ति का। तो जो लेट कह रहे हैं ऐसा नहीं है। 1.5 साल जब इस आयोग को हो जाएगा और सब कुछ ठीक ठाक रहे तो शायद ये एक रिकॉर्ड होगा, इतिहास होगा कि हम 15 से 17,000 लोगों की भर्ती कर चुके होंगे। एक बात यहाँ पे मैं और भी कहना चाहूंगा भाई, खुद मैंने जो चीजें देखी है, अभी एचएसएससी में बहुत सारे सुधार हुए हैं और ये चीज आप धीरे धीरे देखोगे आगे कंटिन्यू, जैसे आप जुड़े हुए भर्तियों के साथ एचएसएससी के साथ, सुधार जरूर हुए हैं सर। स्टेप बहुत अच्छे उठे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब की थिंकिंग पॉजिटिव है और बच्चों के बारे में सोचते हैं। ये उसी का रिजल्ट है। आज भाई रिजल्ट भी आ रहे हैं और फेयर सिलेक्शन भी हो रहे हैं। क्यों सर? बिल्कुल राजेश जी, हम एक चैलेंज के साथ काम कर रहे हैं। सारे हरियाणा को भी पता है, बच्चों को भी पता है। हमने जो सीटर गैंग पे प्रतिबंध लगाया है, नकल पे हमने प्रतिबंध लगाया है, ये फेक नंबर वाले हमने चुन चुन के बाहर किए, सीआईडी कराई, एक तहसीलदार की कमेटी बनाई, खुद उनका स्टेटस जाना, बच्चों से कंप्लेंट मंगवाई कि आप कोई ऐसे बच्चे को तो नहीं जानते जिसने गलत नंबर ले लिए हो। सब पे हमने पूरी तरह से काम किया है। और मैं आपके माध्यम से बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि हम इसमें बहुत से कामयाब भी हुए हैं। 100% में नहीं कहता कि अभी हम कामयाब हुए हैं, तो हम इसमें कामयाब हुए हैं। इस तरह के चैलेंज हमारे आगे बहुत हैं जिससे भर्ती में देरी हो जाती है। एक बच्चे की कोई कंप्लेंट आ गई कि इसके तो घर में नौकरी लगी हुई है, तो हम तब तक उसको वेरीफाई कराते हैं, 15 दिन लग जाते हैं। अगर वो वेरीफाई करे बिना लग गया तो गलत लग गया, अगर नहीं लगा लगा तो उसका अधिकार का हनन हो गया। वो जो कंप्लेंट डाली किसी ने वो गलत भी तो हो सकती है। हो सकती है। तो हम वेरीफाई करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना हमारे को। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का या बच्चों का सौभाग्य है भाई कि अभी बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। और सर एएलएम की जो आंसर की आई थी, रिवाइज आंसर की भी आ गई। अब भी एक सेट में बता रहे हैं कि अदर सेट में तो उसका आंसर कुछ हो रहा है और एक सेट में उसका आंसर कुछ चेंज कर रखा है। हाँ बिल्कुल, इसमें मैं मानता हूँ कि एक जो डी है उसमें उसका आंसर कुछ हो रहा है और एफ में उसका आंसर कुछ हो रहा है। आंसर कुछ नहीं है, एग्जामिनर ने सिर्फ क्वेश्चंस जो थे ना उनको जम्बल्ड करना चाहिए था। गलती से एग्जामिनर के जो आंसर के ऑप्शन है वो भी जम्बल्ड हो गए। तो जहां एक क्वेश्चन का आंसर सी था, दूसरे सेट में जाके वो डी हो गया और क्वेश्चन इधर से उधर हो गए। हमने पूरे के पूरे 24 के 24 सेट निकाल के एग्जामिनर को दिए हुए हैं और हमारी टीम भी उसको एग्जामिन कर रही है। अगर कहीं गलती हुई तो उसको बिल्कुल सुधार करेंगे, चाहे हमने रिजल्ट रिवाइज करना पड़ जाए, जो कोई बच्चे बाहर इन या आउट हो जाए। हम नहीं चाहते कि उसका भी हर्ष जो है वो क्लर्क वाला हो। तो बिल्कुल पूरी चीज देख के जो है ना वो पूरी तरह से ठीक करके ही हम रिकमेंडेशन भेजेंगे या डिपार्टमेंट को कहेंगे कि तब तक ज्वाइनिंग मत कराओ जब तक हम इस समस्या को हल ना कर लें। अच्छा, कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग इस वजह से लेट है जी। बिल्कुल लेट है, हमने उनको कहा है कि अभी आप वेरिफिकेशन का काम करिए, बायोमेट्रिक का काम करिए, हमारे पास इस तरह की समस्या आ गई है। और हमने तो बच्चों के एक ही इस पे क्यों, हमने उसको कहा कि पूरी तरह से दोबारा चेक कर लीजिए, प्रॉब्लम किसी और क्वेश्चन में तो नहीं है। ताकि बाद में क्लर्क हाँ जैसा। बिल्कुल, बाद में इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। सर जैसे सीईटी का जो फॉरम है वो पूरा का पूरा मोबाइल नंबर के ऊपर बेस है जी। यदि बच्चे के पास मोबाइल नंबर है तो वो आगे उसके लिए कुछ स्टेप उठा पाएगा या उसको लॉगिन कर पाएगा। अब 2 साल से लगातार फॉर्म भरे जा रहे हैं सीईटी के। इस बीच बच्चे का मोबाइल नंबर जिसे सीईटी का फॉर्म भरा था वो बंद हो गया, अब निकल भी नहीं रहा।
तो इस इसके लिए स्टे- मैंने मंडे को एक टेक्निकल एडवाइस जो है उनकी है, जो फार्म जो डाइटेक अप्लाई करा रहा है उसकी टीम बुलाई है। हम्म, और इस तरह के बच्चों के हमारे पास आई है कि मैं कुछ चीज अपडेट करना चाहता था, या मैं कुछ क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहता था, या कुछ डिलीट करना चाहता था। वो करता उस स्थिति में है जब उसके पास उसके मोबाइल पे ओटीपी नंबर आता हाँ है। आज की डेट में उसके पास वो नंबर या फोन नहीं है, हाँ तो उस स्थिति में क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ईमेल एड्रेस होना चाहिए। हम्म अगर ईमेल एड्रेस ही नहीं है, अकाउंट ही नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करें? हम्म तो वो एक एक्सपर्ट की टीम मंडे को इस चीज को सोल्व करेगी कि वो फिर उसके पास कौन सा तरीका है कोई चीज भी अपडेट या डिलीट एडिट करने का। ठीक है सर। जैसे अभी सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हुई है, उसमें भी बता रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ बताई जा रही है। आंसर की में 2-3 क्वेश्चन है जिसकी वजह से बच्चे कोर्ट केस भी कर रहे हैं। आपके नॉलेज में भी होगी चीज। तो सर आपने इसके ऊपर एक्शन लिया था या नहीं लिया भाई? नहीं, ऐसा दोबारा। देखिए, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर या कई भर्ती नहीं है जो कोर्ट में चैलेंज नहीं होती। हम्म अब कोर्ट में चैलेंज तो एक क्वेश्चन अभी क्लर्क में तीन और क्वेश्चन आगे चैलेंज कर दिया। हम्म एक क्वेश्चन तो ये ऐसा है कि हरियाणा टूरिज्म कब बना? हम्म हमारा आंसर है 1966। हम्म बच्चे कह रहे हैं कि 1966 नहीं है, 1974 है। 1974 में इसमें पब्लिक जो शेयर आया, कारपोरेशन बना ये, हम्म तो वो हुआ 1974 में। और 1974 हमारा ऑप्शन है ही नहीं, हम्म तो बच्चा कैसे कह सकता है कि 1974 आंसर है? हमारी जो धारणा है, जिस दिन पंजाब से अलग होकर हरियाणा टूरिज्म बना, तो डिपार्टमेंट की स्थापना तो उस दिन हो गई थी ना। हम्म, और 1966 ही हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन में 1966 ही है, 1974 है ही नहीं। ठीक। इस तरीके की मतलब चीजें इस हैं। तरह की चीजें जो है ना। एक सर जैसे डायनोफाइट जाती है, विमुक्त जाती है, इनके नंबर 5 नंबर दिए जाते हैं जी। और पुलिस भर्ती में भी जैसे एसआई में दिए, लेकिन अब वो नंबर नहीं मिल रहे। दुर्गा शक्ति में एक भी बच्चा नहीं मिला एलिजिबल उसके। तो सर जैसे आपने एक बार बताया भी था कि अब वो बच्चे एलिजिबल मिल ही नहीं रहे कोई, क्योंकि हरियाणा में वो है ही नहीं। तो सर आपने एसआई में दिए हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन होगा या नहीं होगा? क्योंकि हो सकता है नहीं, ठीक है, उस टाइम तक गलती की आपने, क्या आप मानते हो कि वो नहीं, गलती से? हमने गलती नहीं की। जो नोटिफिकेशन का था, डी नोटिफिकेशन का जो डी नोटिफिकेशन, उसका विमुक्त जातियों का जो नोटिफिकेशन था, हम्म उसमें थोड़ी सी क्लैरिकल मिस्टेक थी। अच्छा है। उसमें और शब्द लिखा हुआ था और। हम्म तो यही केस जो है उस कोर्ट में चला गया। और कोर्ट में जैसे ही गया, कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया, हम्म पर हमने चीफ सेक्रेटरी से एडवाइस मांगी कि घुमंतु जाति को कितने नंबर और कौन कौन सी कास्टों को देने हैं। हम्म तो उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ी सी क्लैरिकल मिस्टेक है, हम्म हमने सिर्फ नंबर उनको देने हैं ऐसी कास्ट जो है जो एससी और बीसी में नहीं। फॉल नहीं करती। हम्म तो हमने अभी देखा उसमें सिर्फ दो कास्टें हैं ऐसी हम्म जो एससी बीसी में नहीं है, जनरल की कास्टें हैं, और वो घुमंती घुमंतु या टपरीवास की श्रेणी में आती है। एक कास्ट तो तगे है, और एक कास्ट कोई और है, मेरे दिमाग से निकल रही है। पर इसमें जब ये देखने में आया, तो उन दो कैटेगरी के वे जो है उस कास्ट के बच्चे, तो वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं रहे कि वो नंबर ले लें। और अभी आपने जो रिजल्ट देखे होंगे पुलिस का या सारे बड़े रिजल्ट, किसी भी एक भी बच्चे को घुमंतु जाति के नंबर नहीं मिले। सर एसआई में दिए गए थे, तो क्या उनके ऊपर कभी फ्यूचर में भाई वो वेरिफिकेशन उनकी होगी दोबारा, या वो अब नहीं, उस टाइम वो एक नोटिफिकेशन का हिस्सा थे। जब कोई कानून या कोई नोटिफिकेशन जिस तारीख से बनेगा उसके बाद ही तो लागू होगा। पहले थोड़ी आप लागू कर सकते हैं उसको। उनके साथ मतलब कुछ नहीं होगा, वो सही है उस जहां टाइम तक पे? मेरा अनुमान है, बाकी कोर्ट में है मामला विचाराधीन। मैं कोर्ट की उसमें कोई इंटरफेरेंस तो कर नहीं सकता। ठीक है। अच्छा सर, जो इक्वी परसेंटाइल का फार्मूला लगाया आपने अभी, पहले वो दूसरा मेथड था, अब इक्वी परसेंटाइल का, इसमें आपने परसेंटाइल मतलब कैसे यूज किया मेथड, क्या आप बताना चाहेंगे पब्लिकली? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट है कि मेरे नंबर ज्यादा थे, मेरा नहीं हुआ, मेरे कुछ बच्चों के नंबर कम थे, उनका हो गया। अभी भी बच्चों के अंदर डाउट है नहीं, ये। जैसे हमने पहला रिजल्ट निकाला था जिसपे पूरे हरियाणा में बवाल भी हुआ था हम्म और कोर्ट में चैलेंज भी हुआ था। हम्म
और हमने खुद भी अध्ययन किया और बाहर जाके भी जो एक्सपर्ट थे उनसे भी किया। मैं खुले मन से मानता हूँ कि वो फार्मूला हमारा गलत था। तो फिर ये गलत है तो ठीक कौन सा? तो उसमें भी एक्सपर्ट्स की दूसरी रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, उन्होंने कहा कि इक्वी परसेंटाइल मेथड जो है वो ठीक है। ये परसेंटाइल जो मामला है ये टेक्निकल मामला है, सॉफ्टवेयर का मामला है, जिसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारी टेक्निकल टीम है रिजल्ट बना रही है वो ज्यादा अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकती है। जो हमने फार्मूला पहले लगाया था उसमें जहां तक मेरी समझ में आया कि आप जो रिटर्न के नंबरों के साथ एक्स्ट्रा मार्क ऐड कर ही नहीं सकते। उसमें एक बड़ी बात जो सामने आई थी, जो आप लोगों ने भी समझाई, बच्चों ने भी हमारे को समझाई। और ये जो इक्वी परसेंटाइल मेथड है ये सारे देश में अपनाया जाता है। इसको चैलेंज भी किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और ऐसा ही ये केस में यूपी में सुप्रीम कोर्ट में भी इक्वी परसेंटाइल मेथड के पक्ष में जजमेंट आई हुई है। ठीक है। सर अभी एक लड़के का जो फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट आया था, पहले भी आया था जी, अब रिवाइज होकर दोबारा आया है। पहले उसका ईडब्ल्यूएस में फाइनल सिलेक्शन था जी, अब रिवाइज रिजल्ट आया है तो वो जनरल में वेटिंग में आ गई। पहले उसका सिलेक्शन हो गया था जी। हाँ, जो रिजल्ट मतलब दूसरे तरीके से निकाला तो उसमें रिवाइजेशन तो हुई ना, किसी न किसी पे तो उसका इफेक्ट पड़ा ही है। इफेक्ट वो तो वेटिंग और उसकी ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा है। बहुत सी संख्या में बच्चे बाहर हुए हैं, और जितने बाहर हुए हैं लगभग इतने इन हुए हैं। पर जो मेथड लगाया उससे इफेक्ट तो पड़ा ही है ना रिजल्ट पे। कोई ना कोई तो आउट भी होगा, इन हाँ भी होगा। बिल्कुल। सर पर जैसे हमारे लिए ये खुशी की बात है कि बड़े जो काउंट था मेल का उसका हमने रिजल्ट उस तरीके से नहीं निकाला था, और इस अब ये निकाला। इस पर कोई खास बच्चों में फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे आप कह रहे कि वो कहता है मेरे इतने थे इतने थे, 2-4 दिन में हम उनका डिटेल रिजल्ट डालने वाले हैं कि ठीक है। आपका नंबर ये है रिटर्न में इक्वी परसेंटाइल के हिसाब से, एक्स्ट्रा मार्क्स आपके इतने थे, सोशो इकोनॉमिक के नंबर आपके इतने हैं, टोटल आपके परसेंटाइल उसमें इतने हो गए। एक एक ये चीज हम बता दोगे आप? बताने वाले हैं। ठीक है, उससे मतलब बहुत सारे बच्चों के डाउट बिल्कुल दूर हो क्लियर जाएंगे। हो जाएगी। सर ईडब्ल्यूएस का बच्चा जनरल में काउंट जा सकता है, नहीं जा सकता? अब अब जा सकता है। अब सरकार की क्लियर हो गया। इंस्ट्रक्शंस ये आ गई, ईडब्ल्यूएस का ही नहीं, अब एक्स सर्विसमैन भी जा सकता है, अब हैंडीकैप्ड भी जा सकता है अगर उसके जनरल से ज्यादा नंबर है। जनरल के पहले नहीं कट जाता था। पहले इंस्ट्रक्शन एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस, ओएचसी जो हैंडीकैप्ड हैं उनके बारे में ये थे कि अपनी कैटेगरी में रहेंगे। पर अब सरकार की जो नए नोटिफिकेशन आया है, सीएस साहब का लेटर, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी रिजर्व श्रेणी का कैंडिडेट अगर उसके जनरल से ज्यादा नंबर है और उसने किसी तरह का बेनिफिट नहीं उठाया एज का या किसी और तरह का, तो वो जनरल में जा सकता है। कई केस में सर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा जाती है, जनरल की कम रहती है, उसमें हाँ, तो नहीं इस जाएगा? ये समस्या का समाधान हो गया ना। वो जनरल में चले जाएगा जिसके जनरल से ज्यादा है। ईडब्ल्यूएस में अगर ज्यादा जा रही है तो इसका मतलब तो जनरल से ऊपर है ही, जनरल में तो काउंट हो ही रहा है ना वो। अच्छा सर, अभी सीईटी का एग्जाम भी मैन है जी पूरे हरियाणा में, जिसके बेस पे 50,000 भर्तियां हरियाणा में होने वाली हैं, तो ये एग्जाम कब होगा जी? ये अगस्त के बाद जो डेट है मैंने पहले बताया आपको कि जिस दिन हम 15 या 16 जुलाई को एनटीए को पूरा डाटा दे देंगे अप्लाइड फॉर कितने लोग हैं, तब वो डेट निश्चित करेंगे कि किन किन तारीखों में हम कितनी शिफ्टों में किन किन जिलों में कितने सेंटरों पे एग्जाम ले रहे हैं। अच्छा। अभी हरियाणा की जो कैपेसिटी है, हम्म। अगर कुछ जिलों को छोड़ दे तो वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है कि एक शिफ्ट में 2.5 लाख लोग पेपर दे सकते हैं। तो अभी कितनी शिफ्टों में एग्जाम होगा जी? ये एनटीए तय करेगा कि उसने 8 शिफ्टों में लेना है या उसने 6 शिफ्टों में लेना है, रजिस्ट्रेशन के सात। डाटा के हिसाब से होगा जी? बिल्कुल डाटा के हिसाब से। और कुछ वो सेंटरों की और जिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन करा रहा है कि कौन कौन से जिले संवेदनशील हैं या किस जिले में कौन सा सेंटर संवेदनशील है। इस तरह के जब वो जिले और सेंटर आइडेंटिफाई कर लेगा, फिर एक तरह से नई कैपेसिटी उस टाइम उभर के सामने आएगी। अच्छा सर, अगस्त में बता रहे हैं कि कॉलेज के एग्जाम भी है, उसी टाइम पे सीईटी का एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मैचिंग बैठ जाए जी। अगस्त में कॉलेजों के यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं जी।
अभी डेटा तक के? हमारी जानकारी में ये नहीं आया। और हम सरकार लेटर लिख के कॉलेज और स्कूलों से, डीओ से, डीसी से ये पूछती है कि हमारे अगस्त में ये टेस्ट जो है वो प्रस्तावित है, आपने इस बारे में कुछ कहना है, कोई ऑब्जेक्शन है, या आप उस टाइम इजीली है आपके लिए, या कोई और अंग्रेज है किसी उसमें। तो अभी तो हमने सारे जिलों से या सेंटरों से इसके लिए यस आई है, सहमति जताई है कि हम अगस्त माह में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सेंटर अवेलेबल है जी। हाँ जी। अच्छा सर, बहुत सारी छोटी-छोटी भर्तियाँ ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। जैसे मेडिकल लाइन की कुछ भर्तियाँ हुई, स्टाफ नर्स की भर्तियाँ हुई, उनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो रही जी। ज्वाइनिंग का मैटर डिपार्टमेंट का मैटर है, हम एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, सिलेक्शन तक हमारा काम है। बाकी ज्वाइनिंग कब होगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई वो करेंगे, बायोमेट्रिक करेंगे, क्या करेंगे, ये सब डिपार्टमेंट पे डिपेंड है। और सर जैसे अभी सीईटी में क्वालिफाइंग मार्क्स बताए आपने कि जनरल कैटेगरी के लिए 50%, रिजर्वेशन वाली कैटेगरी के लिए 40%। तो सर जो एक्स सर्विसमैन है या डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है, उनको कौन सी कैटेगरी में काउंट किया जाएगा जी यहाँ पे? रिजर्वेशन जनरल में? को छोड़ के जो भी रिजर्व की कैटेगरी है उनके लिए 40%, जनरल के लिए 50%। या डिपेंडेंट भी? डिपेंडेंट जनरल की श्रेणी में आता है। डिपेंडेंट जनरल के बराबर हाँ हाँ क्वालिफाई जी, करना हाँ पड़ेगा जी। उसको। सर जैसा आपने बताया भी कि जो बायोमेट्रिक में बहुत सारे बच्चे पकड़े भी जा रहे हैं, और आगे इस जैसे भाई कुछ अभी एक दो दिन पहले भी आपने बताया था कि भाई बायोमेट्रिक में भी गलत बच्चा आ गया था एक, या सीटर आ गया था। तो सर आगे हो सकता है भाई ये ज्वाइनिंग के टाइम डिपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बारे में आपने क्या नहीं, सोचा जी? हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखा हुआ है हम्म, और यूडीआई को लिखा है, हम्म, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आधार कार्ड है, हम्म, कि क्यों ना हम बच्चे का आधार कार्ड से लिंक कर दें अपने डाटे को। हम्म, वही पता लग जाएगा कि इसकी परीक्षा किसी और ने दी है, या जिसने दी है उसने कितने लोगों की परीक्षा दी है। हम्म, क्योंकि उसने भी तो थंब इम्प्रेशन लाया ना, हम्म, उसने भी तो बायोमेट्रिक किया है ना हमारे सिस्टम पे आके। हम्म, जब उसको आधार कार्ड से देखेंगे, और हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा है, एक लड़के ने ही अपना भी पेपर दिया है और 4 बच्चों का और का भी दिया है। 17 बच्चे ऐसे मिले हैं हमें जो क्लर्क में भर्ती हैं, अब जो जिसका रिजल्ट रिवाइज हो रहा है, अच्छा वो जी। 1700 सिलेक्टेड है ही। हाँ। 14 लोगों को और सिलेक्ट कराया उन्होंने। सिर्फ 3 बच्चे ऐसे हैं जो उनके सीट होते हुए फेल हो गए हैं। अच्छा जी। ये इस तरह के हमने सारा सिस्टम में निकाला है। आधार कार्ड की बजाय क्या, अगर आधार कार्ड भी सफल नहीं होता तो अब सरकार ने अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक पे कर रखी है। हाँ, तो हम 2-3 महीने 4 महीने बाद भी जाके अपने डाटा से आपकी अटेंडेंस को भी चेक कर सकते हैं कि मतलब जेन्युइन कैंडिडेट ही कहीं भी ड्यूटी पे कोई आ रहा होगा। अब तो कोई चूक नहीं होने दोगे कोई सर? चूक नहीं होने देंगे। ठीक है सर। सर हरियाणा पुलिस ड्राइवर की भर्ती आएगी या नहीं आएगी? आपके पास ऐसी कोई डिमांड आई है अभी ड्राइवर? तक ड्राइवर की हमारे पास नहीं आई, और मैंने गृह मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ा अखबार में, शायद वो डिपार्टमेंट के तौर पे ही ड्राइवरों की भर्ती कर रहे हैं। ठीक। एक सर अभी हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल में भी बच्चों ने कोर्ट केस कर रखा था, क्या उनका रिजल्ट भी आ गया जिसी के अंदर? कौन सा केस? अमित और राकेश कौन सा है सर जी? हाँ। नहीं, ऐसा था कि जब नॉर्मलाइजेशन से रिजल्ट निकाल के हमने 7 टाइम लोगों को बुलाया, तो उसको चैलेंज किया कुछ बच्चों ने, हम्म। और कोर्ट ने उनको परमिशन दे दी कि आप इनकी पीएचडी हाँ, पीएमटी हाँ। करा लो। तो जो बच्चे 7 टाइम में नहीं आ रहे हैं, क्या वो 1 टाइम में आ जाएंगे? नहीं। जो 30,000 में नहीं आ रहे 5500 में आ जाएंगे? नहीं जी। वो प्ली ही गलत थी बच्चों की। हमने कोई जानबूझ के फेल थोड़ी किया था उनको। वो तो 7 गुणा में भी नहीं आ रहे थे, और 7 गुणा में नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लगा था, पर वो गलत नहीं था क्योंकि उस टाइम तक कोई एक्स्ट्रा मार्क ऐड नहीं हुआ था उसमें। तो उसको चैलेंज करने का मतलब ही नहीं है। चैलेंज क्यों हुआ था कि एक्स्ट्रा मार्क प्रॉब्लम थी, हाँ, हाँ। कि परसेंटाइल में इन्होंने एक्स्ट्रा मार्क जोड़ दिए जो नहीं जोड़ने चाहिए। तो जब 7 टाइम बुलाए थे उस तो टाइम तो वहां तो जोड़ा ही नहीं नंबर थे। ऐड ही नहीं किए थे। जो लोग 30,000 में नहीं आ रहे वो 5500 में कैसे आ जाएंगे? यानी उनका तो एक नहीं, खारिज हो बिल्कुल गया। बाहर है वो
वो परेशान करने के लिए आ रहे हैं सिर्फ। सर हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती 2017 में आई थी, उसके बाद भर्ती नहीं आई, क्या आपके पास उसकी डिमांड आई है जी? अभी तक कोई डिमांड कंडक्टर ड्राइवर की नहीं आई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से। अच्छा। फायर के लिए आई है, फायर जो गाड़ियों पे जो फायर ब्रिगेड की फायरमैन गाड़ी के है लिए। तो सर उसमें। इसकी क्वालिफिकेशन आपको ध्यान में है अभी? इसके क्वालिफिकेशन क्या रहेगी जी? फायरमैन की बहुत सारे बच्चों के भाई इसका उसमें एक कोई लाइसेंस है भी चाहिए। डिप्लोमा है, नागपुर से होता है शायद, हरियाणा में हम्म। तो वो डिप्लोमा भी नहीं है। हम्म। और 4/2018 की जो ग्रुप डी की भर्ती है, उसकी वेटिंग लिस्ट अभी और आनी है या नहीं आनी चाहिए, क्लियर होगा जी सिस्टम? वो बिल्कुल नहीं आएगी, वो सिर्फ ओएसपी के लिए आएगी, स्पोर्ट्स पर्सन के? स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आएगी। और वो भी इसलिए आएगी कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है अभी सभी बच्चों के सर्टिफिकेट्स को, जो भी उन्होंने सर्टिफिकेट था हम्म। उसको वेरीफाई कर रहा है। जो हम्म। दूसरे स्टेट में खेलना था उसको भी वेरीफाई कर रहा है। और 30 जून उन्होंने लास्ट डेट रखी हुई है कि 30 जून तक हम इनको ग्रेडेशन दे देंगे जिनको ग्रेडेशन नहीं मिला। और सर अभी जैसे मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट आ गया, इनका आगे का मेडिकल वगैरह का प्रोसेस वो कब तक होने की उम्मीद है जी? बच्चे कब तक अपनी तैयारी रखें? कल जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके साथ मेरी मीटिंग हुई थी डीजीपी ऑफिस में, हम्म। हमारे मेंबर साहब भी थे साथ। तो हमने उनसे कहा है कि हम ज्वाइनिंग पे भी बायोमेट्रिक कराना चाहते हैं। हम्म। तो हमने एक प्रेसिडेंट बना लिया कि हम ये ज्वाइनिंग तक करेंगे। तो हमारे को आप डेट बता दो कि आप किस डेट को बच्चों को बुला सकते हैं। हम्म। तो उन्होंने कहा है कि मंडे या ट्यूसडे को हम आपको डेट और दिन बता देंगे। और लगभग जो है मधुबन का जो ट्रेनिंग सेंटर है, एकेडमी है जो ट्रेनिंग एकेडमी मधुबन में, हम्म। वहाँ का जो बछेर स्टेडियम है उसमें हम बायोमेट्रिक का काम करेंगे। और अगले हफ्ते में हम सब बच्चों को डेट भी बता देंगे कि आपने बछेर स्टेडियम में किस तारीख को किससे में आना है। यानी कि बहुत जल्दी बच्चों का इंतजार खत्म हो जाएगा बहुत वो भी, जल्दी, बहुत जल्दी। ज्यादा लंबे। एक सर लेजर अलाउड होती है या नहीं होती सर पुलिस में? ये मेरे को पता नहीं कि मेडिकल उन्होंने में। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो उनका मेडिकल होना है। हम्म। और वो मेडिकल के नॉर्म्स क्या हैं पुलिस के, इसके बारे में मेरे को जानकारी। ठीक है। एक सर जो मेडिकल बेस पे जैसे प्रेग्नेंट लड़कियां थी, वो भी फॉर्म भर के मतलब यहाँ तक पहुंची थी फाइनल तक, तो उनका रिजल्ट अभी नहीं आया शायद जो। वैसी 22 लड़की हैं हम्म। जिन्होंने हम हमारे को करी थी, तो एग्जेप्ट हमने लगभग 100 लड़कियों के करीब हमने एग्जेप्ट की थी दौड़ से। हम्म। कोई बेटी की प्रेगनेंसी थी, कोई की डिलीवरी थी, कोई बीमार थी। हम्म। इस तरह से हमने लगभग 100 बेटियों को एग्जेप्ट किया था। तो हमने जब कल रिजल्ट देखा तो उनमें से एग्जेप्ट में से सिर्फ 22 लड़कियां ऐसी हैं जो सिलेक्शन तक पहुंच पाई है। ठीक है। और एक अंजलि नाम की लड़की है, उसने हाई कोर्ट में केस किया हुआ है। वो कोर्ट ने ये कहा है कि इन 22 का रिजल्ट आपने डिक्लेयर नहीं करना है। वो हमने 22-23 पोस्टें होल्ड की हुई है, अच्छा, कोर्ट ने मना कर रखा है मना अभी? किया। ठीक है जी। एक सर हरियाणा पुलिस में पहले जैसे, एक तो सर नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी हरियाणा पुलिस की? आ गई है, जो आप हमारी साइट पे अखबारों में आज आपने पढ़ा होगा, 5,000 मेल कांस्टेबल और 1,000 फीमेल कांस्टेबल की नई रिक्विजिशन हमारे पास आ गई है। सर एक काम तो 26,000 मैंने देखी थी ये चीज, लेकिन वहां पे अभी तक पोस्ट का नाम नहीं लिखा जी कि कौन कौन सी वैकेंसी है। नहीं, पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, जो नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन बेनी जो आपने पूरी जो पढ़ेंगे है हमारी 65 पेजों पेज की का, हाँ। रिपोर्ट है, उसमें पोस्ट का नाम लिखा हुआ है। अच्छा जी। मैंने वैसे पढ़ा था जी वो, लेकिन बल्कि वो तो न्यूज़पेपर में भी, हाँ कई न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर देखा में है भी मैंने। आ गई है वो लिस्ट कौन कौन सी उसके है। उसमें मतलब पोस्ट मेंशन हाँ, कर दिया ये आपने। शायद सिपाही, ये मेल फीमेल कांस्टेबल की शायद उसमें नहीं आई पेपर में, क्योंकि ये रिक्विजिशन हमने डीजीपी साहब से कल ही प्राप्त हुई है। अच्छा जी। और सर इसमें जैसे 20 नंबर बच्चों को ज्यादा लगते थे 100 सेकंड में क्राइटेरिया के, अब आगे इसमें कोई सुधार देखने को मिल सकता है या ये कल यही की पैटर्न? मीटिंग में ये भी एक एजेंडा था। हम्म। हमने डीजीपी साहब को और सरकार को कहा है कि 20 नंबर जो है ये बहुत ज्यादा है। हम्म। और जो बच्चा एक मेरिटोरियस बच्चा है, 80 में से 80 नंबर ले रहा है, हम्म। एक्स्ट्रा नंबर नहीं है उसके पास, तो उसको कहीं ना कहीं सफर करना पड़ता है। इस 20 नंबर को कम कीजिए। हम्म। तो उन्होंने हमारी बात अभी मौखिक रूप से मान ली है। देखो अमेंडमेंट लिखित होना में है तो। उसमें, लिखित में जब आएगा तभी मैं अथोराइज रूप से तो तभी कह पाऊंगा। पर जो मैं हमने सुझाव दिया है कि 5 नंबर 100-100 के नौमिक के और 5 और
3 एनसीसी के, और अगर ज्यादा अपने नंबर देने हैं हाई क्वालिफिकेशन के तो सिर्फ 2 नंबर दीजिए आप, तो ये 20 की बजाय 10 हो जाएगा। 10 का सिस्टम हो जाएगा। चलो ये सर कहीं बच्चे compete कर पाएंगे इस चीज से। बिल्कुल। एक सर जैसे दुर्गा शक्ति में बहुत सारी लड़कियों का नंबर आया हुआ है और फीमेल कांस्टेबल में भी आ गया, तो यदि आप अलग अलग से ज्वाइनिंग कराओगे तो कहीं ना कहीं सीट खराब हो सकती है। तो यहाँ पे भी आपको शायद प्रेफरेंस का ऑप्शन यूज करना चाहिए जी। नहीं, वो बच्चे की चॉइस है कि वो फीमेल कांस्टेबल में ज्वाइन करना चाहती है, दुर्गा शक्ति में करना चाहती है, पर इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की, बेटियों की प्रेफरेंस फीमेल कांस्टेबल ज्यादा है। तो जो डबल सिलेक्शन हुई है वो दुर्गा शक्ति से बाहर हो जाएंगे, और दुर्गा शक्ति में वेटिंग से कुछ और बच्चे आ जाएंगे। सर आपके पास क्या ये डाटा है कि कितनी ऐसी कॉमन लड़कियां जो दोनों में नाम आया हुआ है? अभी तक नहीं हमने इसका एनालिसिस किया। सर ये जो कल नोटिफिकेशन आया ग्रुप सी का है या ग्रुप डी का, या ये दोनों सी का है जी? सी का है, केवल सी का जी। नोटिफिकेशन उसमें दोनों का है, पर जो पोस्टों को विभाजित किया है वो सिर्फ अभी सी है। हम्म। तो आगे मतलब सी के बारे में अलग से कोई नोटिफिकेशन आएगी कि इतनी भर्तियां हम करेंगे? बिल्कुल। और सर पीजीटी भर्ती के बारे में आगे नई भर्तियां आनी है टीचर की, या पीआरटी की, या टीजीटी की? टीजीटी की हमारे पास 2000 पोस्टें आई हुई हैं, जिनका विज्ञापन जल्दी करेंगे हम। हम्म। पीजीटी की हमारे पास अभी कोई रिक्वेजिशन नहीं आई, क्योंकि उसके जो रूल्स हैं, क्राइटेरिया है, उसमें अमेंडमेंट होने जा रहा है। एक तो उसमें ये है कि ये सॉरी बी क्लास है, ग्रेजुएट पोस्ट है, इसमें इंटरव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इसमें सोशो इकोनॉमिक के नंबर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक के नंबर डी और सी में है। हाँ। अगर उसको ग्रेजुएट पोस्ट मानते हैं, बी क्लास मानते हैं, तो उसमें सोशो इकोनॉमिक के नंबर नहीं होने चाहिए। बिल्कुल जी। नंबर 2, इसमें वेटिंग का वो है विषय, कि अगर ये बी में है या ग्रेजुएट पोस्ट है तो ग्रेजुएट पोस्टों में वेटिंग नहीं होती। तो ये कुछ वो है बिंदु जिन पे विचार करके अमेंडमेंट करके सरकार जल्दी हमारे को भेज रही है, और रिक्वेजिशन भी भेज रही है। सर आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी देर बैठ पाओगे, क्योंकि सर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आज सर ऑफिस में भी नहीं गए थे तबीयत की वजह से, और लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि अभी मेल कांस्टेबल का रिजल्ट आया, फीमेल कांस्टेबल का, तो सर ने बताया कि 5-7 दिन से घर पे भी टाइम बहुत कम दे रहे थे। तो सर ने मैंने बार बार बोला कि सर इंटरव्यू लेना है, तो बच्चों की वजह से, क्योंकि सर बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो सर आपने टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद। आपके माध्यम से एक संदेश जरूर बच्चों को देना चाहता हूँ, कि जो हमने सीटर पर और नकल माफिया पर नकेल कसी है, सभी उन योग्य बच्चों को जो मेहनत कर रहे हैं, मैं पूरा आश्वासन देता हूं कि अब टाइम उनका आ गया है। अभी तक मैं बिल्कुल फ्रैंक रूप से कह सकता हूं कि वो बच्चे, हमारे बच्चे, हमारे से मतलब योग्य बच्चों से है मेरा, वो हमारे बच्चे उन जो बैड एलिमेंट्स था, शरारती तत्व थे, वो एक तरफ तो सीटर को बैठाते थे, एक तरफ फेक नंबर लेते थे नॉन जॉब के, यहाँ तक के फादरलेस के भी नंबर लेते थे झूठ बोल के, डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लेते थे पिताजी का। तो वो बच्चे हमारे बच्चों से, जो बैड इम्प्लीमेंट है, हमारे बच्चे कंपटीशन में उनके आगे कहीं ठहरते नहीं थे, क्योंकि वो गलत तरीके से भर्ती हो रहे थे और इफ एंड बट करके हो रहे थे। तो मेरा उन अपने बच्चों से जो योग्य है, उनसे अनुरोध है कि वो पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि आप इतने जो लोग बाहर होंगे जो दुष्प्रवृत्ति के थे, उनकी जगह आप आओगे, और जो इस तरह के शरारती लोग हैं, इफ एंड बट से भर्ती होना चाहते हैं, सीटर को 8-8 लाख रुपए दे रहे हैं, 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं, दौड़ने वाले को उसकी जगह कोई और दौड़ रहा है उसको 2 लाख रुपए दे रहे हैं। उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इस पैसे को अपने छोटे मोटे बिजनेस में लगाइए, अपना कोई कारोबार कीजिए। अब इफ एंड बट से आपकी एंट्री हरियाणा सरकार की नौकरी में नहीं हो सकती। अपना माइंड सेटअप कर लीजिए, और जो योग्य बच्चे हैं उनसे प्रार्थना है कि वो पूरा फोकस कर लें, वो उनको जरूर नौकरी मिलेगी। उनके हक को अब जो खाने वाले थे, मारने वाले थे, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है,
कुछ और रह गए हैं उनको भी थोड़े दिनों में आइडेंटिफाई कर लेंगे। यानी कि अब हरियाणा में जितनी भी भर्तियां होंगी भाई, वो बिल्कुल फेयर होंगी, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अब 100% जॉब लगेंगे। यदि आप अव्वल हैं और पढ़ाई आपने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप कर रहे हो, करी है, तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। सर कुछ बच्चों के अभी अभी कमेंट आए हैं लाइव में ही, वे पूछना चाहते हैं कि सीईटी की तैयारी कैसे करें। चेयरमैन साहब से स्ट्रेटजी पूछो। चेयरमैन साहब ने एग्जाम नहीं देना है, जिसने एग्जाम देना है वो ये है कि वो अपनी मेहनत से करे, और जैसे नीति क्या होगी वो राजेश जी जैसे कोचिंग सेंटर वाले अफसर हैं जो, उनसे पूछे मेरी बजाय, वो आपको बता देंगे। ये जरूर है कि ना कोई एक एग्जाम देने का तरीका होता है। कई बार बच्चे मैथ के क्वेश्चन में उलझे रहते हैं और वो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, तो राजेश जी जैसे लोग आपको बताएंगे कि आपने पहले अटेम्प्ट क्या करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है। तो ये रणनीति यहाँ से सीखे। सर एक सवाल और पूछना चाहूंगा मैं, किसी बच्चे के लिए किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, तो प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है? प्रैक्टिस या टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट है जी? बहुत जरूरी है टेस्ट देना, और ये बिना आप संकोच करें कि मेरी क्वालिफिकेशन हाई है और मैं डी क्लास की परीक्षा में क्यों बैठूं। आप डी लगे ना लगे, पर आपको अपने बारे में एनालिसिस हो जाएगा कि आप किस स्टेज पे खड़े हैं। तो आपको हर एक एग्जाम देना चाहिए, मेरा तो आपसे अनुरोध ही है। और यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं सर को भी बताना चाहूंगा कि सर हम हर शनिवार को, आपने तो इतने दिन से एग्जाम लिया नहीं, हम हर शनिवार को सीईटी का टेस्ट लेते नहीं, हैं मैं देखता हूँ आप पूरे लेते हैं, हरियाणा में। और बच्चे लाइव होके वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, और रिजल्ट भी देते हो आप उनका। एक तरह से आप प्री जो है वो एग्जाम ले रहे हैं, तो ये 40 अच्छा जगह सारा लिए सेंटर लेते कदम हैं है। जी हम, 40 जगह पूरे हरियाणा में। हाँ, मैं देखता हूँ आप तो भाई आप भी, कैसे। यदि आपका दिल करे, आपको लगे कि हाँ इस स्टेप से हमारा काम अच्छा हो सकता है, इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो आप हमारा टेस्ट दे के देख सकते हैं, ठीक है। और सर का मैं दोबारा से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना टाइम दिया अपनी तबीयत खराब होते हुए भी, क्योंकि सर बोले कि बच्चों के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आपका भी धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया और यहाँ तक वीडियो देखी। धन्यवाद।